This conference will now be recorded. Is it clear? Yes, now it's clear. Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to Dr. Jignesh Gokani. But don't worry, this time we will not take you to Sanatana Dharma as you always want us to do. Because though I am in Ayyappa Diksha, though he preaches Sanatana Dharma and practices Sanatana Dharma in health as well as in life, so that the present and future generations understand their identity, they will never forget, and that will be the symbol of our existence for present and future. यही हमारे डॉक्टर जिग्नेश गोकानी है. आज हम सनातन धर्म के बारे में ना बात करते हुए, लेकिन हम दोनों सनातन के काल से जो हमारी पहचान है उसको बरकरार रखते हुए हम आगे जाएंगे आज. लेकिन वास्तविकता के दौर पर चुनाव और संविधान, क्योंकि हम संविधान है कुछ और चुनाव में हम अपने प्रतिनिधि और वो पार्टियों को चुनते हैं ताकि वो 4-5 साल हमारे को एक अच्छी सी पालन का ये दे सके. तो इस बार इस शो में, क्योंकि जिग्नेश गोकानी जी गुजराती है, तो हम इनको टीज कर रहे थे, भाई सनातन धर्म डॉक्टरी छोड़ो, आप गुजराती है और मैं कहाँ जाके दूसरे पॉलिटिशियंस को लाऊं, आप ही आइए, हम बात करेंगे. क्योंकि हम जैसे आम लोग ही है जो चुनाव में प्रतिनिधिगण को जिताते हैं, पार्टियों को जिताते हैं. क्यों हम आम आदमी एक डॉक्टर पेशे में है, क्यों डॉक्टर जिग्नेश कोकानी जी अपनी जो सोच है राजनीति, चुनाव, संविधान के तौर पर क्यों राजनीति जिग्नेश जी बात क्यों नहीं करते? व्हाई डॉक्टर जिग्नेश कोकानी शुड नॉट स्पीक पॉलिटिक्स? बिकॉज वी आर कॉन्स्टिट्यूशन ourselves. In constitution we are represented by representatives or political parties, and when elections are happening in Gujarat and everywhere, he being a Gujarati, I said, why should I go for another politician or political parties? With due respects to everyone, we are not here to malign anyone, but at the same time, these channels, DRTSPR, Citizens DRTSPR, Environment People DRTSPR channels, have been progressively trying to bring out that inherent thinking minds so that everyone can start participating, whether it is life, health, environment, agriculture, education, or otherwise to be administered by the representatives of political parties after we elect them through elections, as we are a constitutional, people participatory constitutional democracy. In the context of Gujarat elections, what has happened in Himachal Pradesh, hitherto in Punjab, and what is that which is going to be in future in relation to Gujarat elections and further. डॉक्टर जिग्नेश जी, हाँ जी. पहले हम, क्योंकि एक्चुअली आज हम सनातन धर्म के बारे में हम चर्चा करने वाले थे, वी वर सपोज टू डिस्कस, बट आई नो आई वांटेड यू टू स्पीक ऑन पॉलिटिक्स, बट फ्यू वर्ड्स इन बिटवीन राम राज्य एंड रावण राज्य विच वी हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड. एक दो अंश बता के हम गुजरात इलेक्शंस के इसमें चलते हैं, क्योंकि ये भी राम राज्य का मतलब भी एक अच्छी पालन की. बोलिए. करेक्ट. सो अगर शॉर्ट में मुझे बताना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि राम राज्य और रावण राज्य, अगर उस एरा की बात करें त्रेता युग के अंदर, तो रावण एज ए इंडिविजुअल भगवान राम से कहीं ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि भगवान राम जो दशरथ जी के पुत्र थे और वो पूरे पृथ्वी के राजा के पुत्र थे, जबकि रावण खुद त्रिलोक स्वामी था, अर्थात स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, इन तीनों के ऊपर उसका शासन था. अगर हम उसकी नॉलेज की बात करें, वो खुद ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल से था, लेकिन उसके कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से वो राक्षस कुल का राजा बना था. और उसका जो नॉलेज था वो इतना ज्यादा था कि वेदों को वाणी उन्होंने दी थी. रावण ने भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त भी था. सो अगर टोटालिटी में देखा जाए तो रावण और राम दोनों की कंपैरिजन में एज ए इंडिविजुअल शायद रावण कहीं ज्यादा पावरफुल था. सिर्फ एक ही लिमिटेशन थी रावण की, वो ये थी कि मैं जो कहता हूं वही सत्य है, मैं जो बोलता हूं वही अंतिम वाक्य है. ये जो पर्टिकुलर उसका अहंकार था, यही उसके पतन का मूल कारण बना.
सो अगर राम राज्य और रावण राज्य के बीच में अगर डिफ्रेंशिएट करना है, तो रावण भी उतना ही प्रभावशाली राजा था, लेकिन उसके पास सही गलत अच्छा बुरा इसकी जो डिफ्रेंशिएशन करने की जो कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई थी। वो खुद ये मानने लगा था कि मैं ही सर्वोपरि हूं और मैं जो बोलता हूं वही ब्रह्म वाक्य है। जैसा बेहतरीन। आई थिंक 1947 के बाद कांग्रेस के दिमाग में भी ऐसा ही कुछ था। लेकिन अब मैं अगर राम राज्य की बात करूं, तो भगवान राम कैसे राज्य करते थे कि भगवान राम का युवराज के हिसाब से उनका तिलक होने वाला था। ठीक तिलक के 3 या 4 घंटे पहले उनको कहा गया कि आपको युवराज का पद नहीं लेना है, आपका राज तिलक नहीं होगा, किंतु आपको 14 साल के लिए वन में जाना है। और उस व्यक्ति ने, उस इंडिविजुअल ने, जिसको हम भगवान राम कहते हैं, उन्होंने ये शिकायत तक नहीं की कि आपने मुझे 6 घंटे पहले तो कहा था कि मैं राजा बनने जा रहा हूं, पिछले 5 दिनों से या पिछले 1 महीने से ये राजा बनने की सारी तैयारियां चल रही है, और अचानक लास्ट मोमेंट पे मुझे क्यों भेजा जा रहा है। उन्होंने किसी से नहीं पूछा। इतना ही नहीं, जब उनके पिताजी या उनकी माताजी सब लोगों ने कहा कि चूंकि ये जो वचन है, जिस वचन के लिए आपको वनवास जाना पड़ा है, वो आपके पिताजी ने दिया था, तो आप उस वचन को तोड़ दीजिए। जब उन्हें यहां तक स्टिमुलेट किया गया, तो भगवान राम कहते हैं कि अगर मैं एक पुत्र के रूप में अपने पिता का वचन का मान सम्मान न रख सकूं, अगर मेरे पिता के वचनों का मैं आदर न कर सकूं, तो फिर मैं पुत्र कैसा। ये दूसरी बात थी। और तीसरा कि जब वो 14 साल वनवास करके जब वापस आते हैं, जब बहुत सारी चीजें हम सारी रामायण के बारे में जानते हैं, लेकिन वहां से जब वापस आते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने जब अपना कार्यभार संभाला, तो वो हमेशा ये देखने की कोशिश करते थे कि मेरे समाज का, मेरे राज्य का अंतिम व्यक्ति खुश है या नहीं है। सो राम राज्य लोग इसलिए याद रखते हैं क्योंकि राम राज्य में आपको एक भी घर, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जो राजा से खुश ना हो। यही राम राज्य की ओरिजिनल नींव है, और इसी वजह से हम बार बार राम राज्य की बातें करते हैं। तो हम आज की दौर पर आते हैं। तो हम आपने ओके। काफी अच्छा बता चुके हैं, क्योंकि जब तेलंगाना में एक हमारे मंत्री थे, उनके ऊपर इनकम टैक्स रेड हुई, और किस तरह की भाषा उन्होंने प्रयोग किया है, और किस तरह इनकम टैक्स अधिकारियों को उन्होंने बंदी किया है, वो एक शासन में है और वो संविधान के दौर पर। और आजकल फिर मुख्यमंत्री की बेटी खुल एमएलसी कविता 10 के ऊपर फोन्स जो बर्बाद किया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड में, लिकर स्कैम में। एक तो वो मेडिकल और सीट या एक उनकी जो प्रॉपर्टीज है एकदम किस तरह बढ़ गई, दोनों भी संविधान के ऊपर प्रमाण करके ये लोग आए हैं। और किस तरह की आज उदाहरण दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि जब आपके ऊपर कुछ आता है, आप डरते क्यों? अगर गलती ना करें, फेस कीजिए। आप एक यू बी आप मिसाल रह जाइए, यू बी एन एग्जाम्पल। तो ऐसे दौर में राम राज्य का महत्व काफी होना चाहिए हर एक शासन में, प्रतिनिधि में, और ऐसे पार्टियों में। ये बहुत कमी दिखाई दे रही है, और इस कमी को आप क्या, यूपी हो या पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, जो भी बाई इलेक्शंस हो, उपचुनाव हो या चुनाव हो, वहां पर इस तरह की कुछ मूल सिद्धांतों में, इवन जो पार्टी बीजेपी थी उसका भी हाँ जी। थोड़ा थोड़ा उसमें भी लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया है। केंद्र में रहते हुए भी अगर बीजेपी भी कुछ वहां पर नुकसान उनको पहुंचा है, आप ये सोचते हैं कि ये राम राज्य वर्सेस रावण राज्य की सोच जो पब्लिक में जा चुकी है, क्योंकि ये लोगों लोगों की जो परेशानियां हैं उनको नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, या नहीं सुन पा रहे हैं, या उनको उस तरह की सुविधाएं नहीं दिया जा रहा है क्या? आपने बड़ा प्रश्न पूछा, थोड़ा आपका प्रश्न काफी वाइड है। मैं उसे जितना हो सके उतना शॉर्ट में देने की कोशिश करता हूँ। दरअसल आपने जो प्रश्न पूछा है, इसकी अगर जड़ों को हम देखें, तो इसकी जड़ हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस से शुरू हो जाती है। हम्म, अर्थात जब पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे और हम्म, सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए जब जाने की बात थी, तो हमारे हम्म, प्रेसिडेंट साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये लेटर लिख करके भेजते हैं कि आपको हिंदू धर्म का जो मंदिर हो रहा है, जिसका शिलान्यास हो रहा है या जिसका जीर्णोद्धार होकर के जब इनॉग्रेट हो रहा है, तो आपको उस प्रोग्राम में नहीं जाना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं कि जब सरदार पटेल, जो कि होम मिनिस्टर थे, पहले होम मिनिस्टर थे, जब उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली थी और ऐसे कई
22 या 25 लोग थे जो दिल्ली के अंदर काम करते थे, क्योंकि उनकी अंतिम क्रिया मुंबई में होने वाली थी, तो सबको दिल्ली से बॉम्बे आना पड़े वैसा था। और उसके लिए सब लोग जो फ्लाइट से आना चाहते थे, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये ऐलान किया था कि मैं इनका खर्चा मैं नहीं दूंगा, आपको अपने पैसों पे जाना है तो जाइए। यानी अगर आप देखेंगे तो डिफ्रेंशिएशन शुरुआत के काल से ही था। लेकिन अगर मैं थोड़ा और प्रिसाइजली कहूं तो भारत पाकिस्तान दो देश बने, उसकी नींव क्या रही थी? रिलीजियस ग्राउंड। नॉर्मली कोई भी जगह पे डिवीजन होता है, उसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन ये पहली पूरे विश्व में कंट्री है जिसका डिवीजन रिलीजियस ग्राउंड पे हुआ। ठीक है। दूसरा कि जो भारत देश के दो विभाजन हुए, एक तरफ पाकिस्तान बना, दूसरी तरफ बांग्लादेश बना, अगर रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर विभाजन हुआ और अगर वो दोनों देश अगर इस्लामिक कंट्री बने, तो जो देश बच गया, जो भारतवर्ष की हम बात करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट कौन सा देश रहा? हिंदू राज्य रहा ना। अगर वो दोनों हाँ। इस्लामिक राष्ट्र हुए तो ये हिंदू राष्ट्र हुआ। तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने सेक्युलरिज्म वर्ड ऐड कर दिया। यानी हमारी मानसिकता कैसी हो रही है, इसके ऊपर हमें सोचने की जरूरत है। अब हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी किया है हमने तो किया नहीं था, ये तो उस वक्त हाँ। जो भी पॉलिटिशियन पावर में थे उन लोगों ने किया हुआ है। ठीक। तो उस वक्त वो सोच क्या रही थी, हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो सोच ये थी कि देश का जो होना हो वो हो, पब्लिक का जो होना हो वो हो, मेरा, मेरे लोगों का, मेरे जान पहचान वाले लोगों का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे इतना ही देखना है। ये जो सोच पॉलिटिशियंस की थी, ये पॉलिटिशियन की सोच रावण राज्य की थी। अर्थात सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं क्या सही मानता हूं, मेरे लोगों को मुझे जो देना है उसके लिए क्या सही है। इसी प्रकार से पूरी की पूरी करप्शन की जड़ें हमारे देश के अंदर पेनिट्रेट करी। अगर आप देखेंगे 1947 से लेकर 1967 तक इतना करप्शन कभी नहीं होता था। लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे, और हमने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं। नरेंद्र मोदी जी तो 2014 के बाद आए, 1947 से आज तक कितने सारे आए। गुलजारी लाल नंदा जी, अभी उनका एक मैसेज आया था कि गुलजारी लाल नंदा जी बीइंग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आई मीन वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उनके पास अपना रेंट पे करने के पैसे नहीं थे। उनका घर से वो सामान बाहर निकाला जा रहा था, तब किसी को पता चला कि ये गुलजारी लाल नंदा जी है। यानी कि हमारे लीडर्स एक जमाने में वो भी थे जो राम राज्य की तरह अपना जीवन अपने लिए कुछ सेवा नहीं रखते सेवा थे। भाव के थे, सेवा भाव के थे। राजनीति सेवा भाव। मतलब सेवा भाव था। बिल्कुल। तो लाल बहादुर शास्त्री जी या गुलजारी लाल नंदा जी या अटल बिहारी वाजपेयी जी या प्रेजेंट गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी, ये चार मिनिस्टर्स को आप देखेंगे तो इन सब का जो भाव रहा है वो समाज के बेटरमेंट के लिए क्या करना, कैसे करना, वो सोच रही है। लेकिन इन चार के अलावा और भी 10 मिनिस्टर्स रहे, प्राइम मिनिस्टर्स रहे, फिर चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, और फिर वो 91 टू 2000 के बीच में जो मिक्स खिचड़ी सरकार गुजराल बनती थी। गुजराल जी, चंद्रशेखर जी, आई के गुजराल जी, गुजराल जी चंद्रशेखर थे, जी, देवीलाल। चंद्र, मेरे ख्याल एग्जैक्टली। थोड़े दिन तो देवीलाल इन और सब के हमारे अंदर, हाँ, तो हमारे इन सब कर्नाटक के के भी थे अंदर, ना, कर्नाटक के राइट, देवेगौड़ा साहब जय थे। देवेगौड़ा जी, देवेगौड़ा हाँ, साहब थे। तो ठीक। हमारे देश के अंदर हमेशा से राजनीति का मतलब ये रहा था आज तक का, मतलब 2014 के पहले हम भी ये मानते थे कि जो आदमी पावर में आया, जो आदमी सत्ता में आया, वो जो करना चाहे वो कर सकता है, राजा को कौन पूछ सकता है, राजा को कौन कह सकता है। लेकिन आज भी 2014 तक हमें पता ही नहीं था। आज भी नहीं पूछ सकते हम मोदी को, राजा ये भी हाँ, राजा कुछ कुछ है। जगह पे ऐसा है, हम नहीं पूछ सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब तक नहीं आए थे तब तक हमें नहीं पता था हाँ, कि डिफरेंस बिटवीन किंगडम एंड डेमोक्रेसी में क्या फर्क होता है। ठीक है, 2014 के पहले हम यही मानते थे कि राजाशाही हो या डेमोक्रेसी हो, दोनों एक ही है। यानी एक बार जो आदमी चीफ मिनिस्टर बन गया या एक बार जो आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया, फिर वो अपनी जो मनमानी चाहे वो कर सकता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता। वो कितना भी करप्शन करे, वो कितनी भी गलत चीजें करे, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आप सोचिए कि हमारी हाइट ये थी कि एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पब्लिक की गैदरिंग में ये कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और नीचे से 15 पैसे पहुंचते हैं। क्या उन्हें ये नहीं पता था कि बाकी के 85 पैसे कहां जा रहे हैं? कितने पैसे उनकी ही पार्टी या उनके ही लोगों में आते, क्या उन्हें नहीं पता था? खैर, एक सिलेक्टिव नैरेटिव था। तो मैं ऐसा मानता हूं कि पुराने जमाने में जो पॉलिटिशियंस, जो कांग्रेस से मोटिवेशन लेकर जितने भी पॉलिटिशियन बने हैं,
उन सबका एक ही नारा रहा है रावण राज्य का, कि अपना घरो, अपना घर भरो, अपनी चीजों को करो, पब्लिक का, समाज का, स्टेट का या कंट्री का जो होना होगा वो देखा जाएगा। जैसे हमने चलो सबसे ये ज्यादा ठीक अगर है, देखा लेकिन था, आज मैं आज कंक्लूडिंग आज का लाइन भी कहता हूँ। आज का भी हाँ, श्रेय मैं देता हूँ, लेकिन साथ में मोदी जी और नए दौर के लीडरशिप ये भी लेना चाहिए कि आज आप जैसे और हम जैसे लोग कंटेस्ट नहीं कर सकते। मोदी की कृपा है और पूरे राजनीतिक दल एक हो गए, क्योंकि करेक्ट। जो पार्टी फंडिंग है किसी को पता नहीं चलता कौन कितना दे रहा है। दूसरी बात, इतनी खर्चा बढ़ा दी है कोविड 19 के टाइम में, जब हम यूपी में उपचुनाव, उसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो खर्च करने की व्यवस्था है इतनी बढ़ा दी, क्यों मोदी उसको रोक नहीं सके? ये कहाँ की राम राज्य है सर? तो क्योंकि ये नहीं, एक आपकी बात सही है। नहीं नहीं, मैं आपको, आपने जो कहा बिल्कुल मैं सही कह रहा नहीं, हूँ। मैं खाली इनफैक्ट, मोदी आप को उत्तर दोष प्रदेश की नहीं दे बात रहा हूँ, करते हैं। नहीं, आप उत्तर मोदी प्रदेश को की बात खाली करें, मैं दोष अभी नहीं की दे बात रहा हूँ, करता हूँ, मनुगोड़ की बात करता हूँ, गुजरात में, मतलब यहाँ मैंने का। मोदी को दोष नहीं तो नहीं, खाली मोदी को नहीं, मोदी के साथ में हर कोई राजनीतिक दल एक हो, जुट हो गए। क्यों मोदी को प्रश्न नहीं कर रहे ये लोग? क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर बढ़ाने से क्यों ये लोग प्रश्न नहीं करते? धरना क्यों नहीं करते? कांग्रेस हो या दूसरे आम आदमी पार्टी, मैं मोदी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इतनी खर्चा इलेक्शन एक्सपेंसेस बढ़ाई ताकि आम आदमी से चुनाव दूर हो गए। आज मैं मोदी को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये बाकी के राजनीतिक दल किधर गए? नहीं, मतलब और आपने जो जो कहा, मैं संविधान अब की मैं दो उसी के ऊपर आ रहा हूँ। लोकतंत्र की बात करते हैं, ये लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, अब मैं, आपने आपने जो कहा बोलिए। मैं उसी के ऊपर बात करता हूँ। अगर आप देखें, मतलब मुझे याद है या, कि 2004 की बात कर रहा हूँ, कि जब प्रजा राज्यम हम्म, चिरंजीवी जी ने पार्टी बनाई थी, तो एक एमपी बनना हम्म, है आपको तो 10 करोड़ रुपए फीस था, और अगर आप एमएलए बनना चाहते हो तो 5 करोड़, और ऑफिशियली सबको पता है ये, ठीक है। और ये हाँ, ऑलमोस्ट सभी जगह पे, ये मोदी जी की बात 2014 की बात नहीं, मतलब 2004 की बात कर रहा हूँ। तो ये एक व्यवस्था रही है। इवन 2014 के इलेक्शन की भी टिकट की आप बात करें तो कांग्रेस के ऊपर कहा जाता है कि जो कलेक्शन हुआ था, स्पेशली एक आदमी रखा गया था, एक फ्लैट पूरा सिर्फ कैश कलेक्ट करने के लिए था। तो ये सारी हम्म, चीजें जो है, ये एक 1947 से 2014 तक की व्यवस्था बनी हुई है। बहुत हम्म, सारे लोग हैं जो आज भी उसी व्यवस्था के ऊपर चलते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर समझदार पब्लिक को बनना है, पॉलिटिशियन को नहीं। पॉलिटिशियन पैसा बांटना चाहता है, उसको बांटने दे। मैं तो चाहता हूं कि हर आदमी हर एक पॉलिटिशियन से 10,000 रुपए ले, लेकिन या, वोटिंग उसी को करे जो आदमी सच्चा और ईमानदार हो। यानी कि वो पैसा नहीं भी दे तो भी चलेगा। तो आज इस व्यवस्था को बंद करने का तरीका एक ही है, कि कांग्रेस ने इतना लूटा है, तो जब आपको पैसा देने के लिए आती है 100% लो। क्योंकि डाकू के घर पे डाका डाले तो उसको डकैती नहीं बोला जाता, चोर के घर चोरी हम्म, करे उसको चोरी नहीं बोला जाता। तो कांग्रेस ने इतने सालों से जो हम्म, भी चुराया है, अगर आपको पैसों के हिसाब से वापस करती है, उससे पैसे लो, लेकिन वोट देने की जरूरत नहीं है। ये मानसिकता लेकिन पब्लिक के बीच में आनी चाहिए, ताकि कोई आदमी पैसे दे करके इलेक्शन जीत ही नहीं पाएगा, वो पैसा खर्च कर इवन पाएगा। कांग्रेस इज, the Congress is in opposition now, second term, they don't have any money. They are not distributing. You have seen in Munugodu and in local elections also. But now BJP party has become very rich. ये काफी धनवान पार्टी हो गई। इतना सारा पैसा कौन दे रहा? और कौन सी कंपनी, कौन सी कारपोरेट कंपनी पैसे दे रहा? कांग्रेस को कितना दे रहा है, बीजेपी को कितना, आम आदमी पार्टी को, जो लिकर स्कैम में आजकल हम देख रहे हैं, टीआरएस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के ऊपर भी ये आंच मैं आ रहा मैं है कि मैं वहीं आपको आने वाला था, अभी आपने जो कहा, ईडी, आपने यूपी ईडी इलेक्शन, ईडी पंजाब को आप इलेक्शन की जो इस्तेमाल बात। कर रहे हैं, हाँ ईडी जी, को आप इस्तेमाल कर रहे हैं फुल बीजेपी के ऊपर धब्बा। लेकिन ये सभी दल करेक्ट। पैसे लेते हैं, और उसका हिसाब किताब कौन कितना दे रहा, आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं आप? और हाँ, इसका मतलब इसका आपने, इसका जो है, इसका इफेक्ट जो है यूपी में हो या मणिपुर से लेके, किस तरह उनके ऊपर पड़ा, प्रभावित हुआ, और आज ये हिमाचल और गुजरात में इसका प्रभाव किस तरह पड़ने वाला है। और ओके बीच बीच में ओके। आप गुजराती भी बोलिए, क्योंकि नहीं तो गुजराती के लोग मेरा गला पकड़ेंगे। आप थोड़ा हाँ, नहीं, बिल्कुल गुजराती भी बिल्कुल, बोलिए। मैं जैसे गुजरात पे आता हूँ, मैं गुजरात की बात करूंगा। लेकिन अभी आपने या, जो प्रश्न पूछा था, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, क्योंकि अभी इसी साल ये 4 इलेक्शन हुए थे। या, पंजाब इलेक्शन हुआ, या, उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तरांचल हुआ। तो हाँ, जो आपने फंडिंग की बात की, मैं उसके ऊपर बहुत स्पेसिफिकली आना चाहूंगा, कि जैसे दिल्ली का जो लीकर स्कैम है, आप अगर उस स्कैम को समझने की कोशिश करें, कि आज तो पूरा मतलब गवर्नमेंट के पेपर्स के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, कि एक 530 रुपए की जो बॉटल होती थी, मैं जो जो कैलकुलेशन गवर्नमेंट का आ चुका है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, कि बोलिए। पहले जो जो नई लिकर स्कैम आई, उस मतलब लिकर स्कैम जो निकला है, जो लिकर पॉलिसी थी, उससे पहले की पॉलिसी क्या थी,
कि 530 रुपए की एक शराब की बॉटल होती थी 750 ml की, उसके ऊपर राजस्व यथा दिल्ली गवर्नमेंट को 230 रुपए मिलते थे, रिटेलर को 30 रुपए मिलते थे, और बाकी के कुछ पूरे एक्सपेंसेस किस तरह से होता था पूरा उन्होंने दिखाया था। अब जो नई पॉलिसी आई थी, नई लिकर पॉलिसी आई, उसमें 530 रुपए की एमआरपी को 560 रुपए कर दिया गया, यानी 30 रुपए बढ़ाए गए। जो गवर्नमेंट का जो टैक्स था, जो 230 रुपए आता था, उसे 8 रुपए कर दिया गया। ये तो और है। जो रिटेलर का जो मार्जिन था, जो 30 रुपए था, उसको 330 रुपए बना दिया गया। ठीक है, ये तो हैरान जो हैरान की स्कैम बात है, है ये। तेलंगाना में भी हाँ, टू टू तो 2300 करोड़ का आज जो फाका पड़ा बीजेपी एक साल में। बार बार लिकर स्कैम जो कह रही है, वो स्कैम ये है कि आपने जो ऑफिशियल गवर्नमेंट को जो पैसा जाना चाहिए था, वो आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के जेब में डाल दिया, और ये ऑफिशियली गवर्नमेंट ने किया है। किसी किसी आदमी ने टैक्स का पैसा चुराया हो या किसी ने, वो बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर गवर्नमेंट ये तय कर रही है कि मेरी गवर्नमेंट के पास 230 रुपए आ रहे थे, उसकी जगह 8 रुपए दो, बाकी के पैसे वो मेरे रिटेलर को दे दो। अच्छा, और एक मजे की बात है कि लिकर स्कैम के मतलब जो पुरानी पॉलिसी थी, उसमें यह था कि कभी भी होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा गवर्नमेंट अपने हाथ में रखता था और फिर वो रिटेलर को देता था, ताकि उसका भी राजस्व जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट को आता था। नई लिकर स्कैम पॉलिसी के अंदर उन्होंने ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्राइवेट प्लेयर को दे दिया। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट को जो पैसा मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। इसलिए जो स्कैम है, इसको व्हाइट कलर स्कैम या व्हाइट कॉलर स्कैम आप कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट को इस पॉलिसी के पहले अगर 250 या 260 रुपीज का फायदा हो रहा था, तो इस पॉलिसी के बाद सिर्फ 10 रुपए का फायदा हुआ। तो आपने तो गवर्नमेंट का ऑफिशियली 250 रुपीज का घाटा करवा दिया। और ये किसको दिया था? ये सारा बेनिफिट दिया था उन्होंने पंजाब के उन लोगों को, जो लोग, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो उन लोगों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप और सब दिल्ली में रहती है, तो उन्होंने उन लोगों को फायदा दिलाया जो पंजाब में उनके लिए पैसा खर्च कर सके। ओके, अच्छा, इनडायरेक्ट वे, फाइन। हाँ, इनडायरेक्ट वे में। तो अब ये सारी चीजें जब स्कैनिंग में आती है, तब वो बोलते हैं कि नहीं, अब हमारे ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, ईडी और सीबीआई को हमारे पीछे लगाया जा रहा है। अरे आपने काम ही वैसे किए हैं। अगर आप ऑनेस्ट हैं, आप आके बता दीजिए भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये जो कुछ भी बातें। आपको याद है ना कि 2002 का जो गोधरा कांड हुआ था, 2004 में ऑलरेडी वो फाइल खत्म हो चुकी थी। 2005 से लेकर 2007 तक 3 साल तक कांग्रेस जब सेंट्रल गवर्नमेंट में आई थी, 3 साल तक उन्होंने गोधरा कांड ये सब कर करके सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के गए, सीबीआई को भेजा था, और उस सीबीआई ने नरेंद्र मोदी जी की 12 घंटे तक ग्रिलिंग की थी। एक चीफ मिनिस्टर की, दिस हैज हैपेंड इन द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इन इंडिपेंडेंट इंडिया, कि कोई भी एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर को 12 घंटे के लिए सीबीआई ने ग्रिल किया हो। और उसमें मोदी जी ने ये नहीं कहा कि मुझे छूट दो, मेरे सारे वो मिनिस्टर को बुला लिया पब्लिक, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, आपको करना है ना, चलिए मैं आता हूं। 12 घंटे तक उन्होंने सारे आंसर्स दिए। ना सिर्फ आंसर दिए, ये सारा का सारा वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ। यानी कि सीबीआई की जो जांच थी, वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, ताकि कल को उठ के सुप्रीम कोर्ट वाला अगर पूछता है कि आपने कोई फेवर किया नहीं फेवर किया, वो सारा दिखाया जा सके। तो अगर आप क्लियर हैं, अगर आपको लगता है कि एक पॉलिटिशियन के हिसाब से मैं क्लियर हूं, तो पब्लिक के सामने क्यों बोलते हो? कोर्ट में जाके प्रूव करो। अगर मैं ऑनेस्ट हूं, अगर मैं क्लियर हूं, मेरे ऊपर कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्यों सबको जस्टिफाई करता रहूं कि मैं गलत नहीं हूं, सामने वाला गलत है? लेकिन हमारी जुडिशियरी सिस्टम ऐसे कि मेरे ऊपर एलिगेशन आया है, तो प्रूव मुझे करना है कि मैं इनोसेंट हूं। वो एलिगेशन करने वाले पे कुछ नहीं होता। ये सिस्टम भी हमारे यहाँ पे गलत है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि इस तरीके से जब कोई एलिगेशन लगाता है, तो उस एलिगेशन लगाने वाले के ऊपर भी पेनल्टी होनी चाहिए। क्योंकि यही केजरीवाल थे ना, मैं कई बार उनको प्यार से केजरुद्दीन कहता हूं, तो यही केजरीवाल है जिन्होंने शीला दीक्षित के सामने, मेरे पास इतने एविडेंसेस है, मेरे पास ये हैं, और वही कोर्ट में जाकर के माफी मांगते थे। अरुण जेटली जी के सामने उन्होंने बहुत बार किया, फिर उनसे बाद माफी मांगी। तो ऐसे पॉलिटिशियन को हम लोग पॉलिटिशियन मानते ही क्यों हैं? ये तो दिल्ली का ठग है। किशोर कुमार ने बहुत बरसों पहले दिल्ली का ठग मूवी बनाई थी, ये तो साक्षात दिल्ली का ठग है। और फिर भी हम उसको सही मानते हैं, ये हमारी परेशानी है। मतलब जो पब्लिक है, उस पब्लिक के अंदर इतनी भी सोच समझ नहीं है
ये हमारी विडंबना है। तो आप जो कह रहे हो ईडी और सीबीआई की जो जांच है, वो तो कोई भी गवर्नमेंट करेगी। आज अगर मैं आपकी जगह, या आप या मैं भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूं, अगर मुझे लगता है कि किसी आदमी ने कुछ स्कैम किया है, तो क्या मैं खुद जाके इन्वेस्टिगेट करूंगा क्या कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है? या मैं उसको लोकल, अल्टीमेटली मैं भी किसी एजेंसीज को ही कहूंगा कि आप जाकर जांच करिए। तो इस तरह का ये परंतु पैसे का प्रभाव, जो लिकर स्कैम हो, ये गलत तरीके से आया पैसा, और साथ में आप चुनाव की जो प्रक्रिया की पैसे जिस तरह बढ़ाई, और जो जो कंपनियां, अब बीजेपी को इतना पैसा मिल रहा है आज, काफी वो करेक्ट। उन्होंने अनाउंस भी किया है, लेकिन कौन सी कंपनी कितना पैसा दे रहा ये भी एक आप बताते नहीं। पूरे राजनीतिक दल, मैं खाली बीजेपी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ, जो भ्रष्टाचार का पैसा है वो सब कुछ हर पार्टी, हर प्रतिनिधि को मिल रहा है, और वो चुनाव में लड़ रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, सब उनके ही प्रचारक बन के आ रहे हैं। तो ये दौर यूपी में, मणिपुर में, आज हिमाचल और गुजरात में, क्या इसका असर हो सकता है? क्या इसके असर से राम राज्य का मतलब ही खत्म हो जाने की डर कुछ है क्या? करेक्ट, नहीं नहीं, आपने कहा वो बिल्कुल सही है। लेकिन आप कहें उससे मैं पहले थोड़ा सा एक और चीज बताता हूँ, जो चीज शायद आपको ना पता है और अपने दर्शकों के लिए थोड़ा भी ये संक्षिप्त में जानकारी बताइए, हो। थोड़ा सबसे, हाँ थोड़ा हाँ। इन ब्रीफ बताइए, ताकि हम करेक्ट। 45 मिनट्स में हाँ वाइंड अप करेंगे शो। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले क्या होता था कि हमेशा पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, यानी जो भी गवर्नमेंट आती थी वो 5 साल के लिए अपनी पॉलिसीज बनाती थी। और उस वजह से क्या होता था कि वो पॉलिसी बनकर लोगों को समझ आए, लोगों तक पहुंचे, उससे पहले पॉलिसीज बंद हो जाती थी। ठीक हम्म, है। तो अब हम्म, 2014 के बाद मोदी जी ने वो जो प्लानिंग कमीशन था, उस पूरे प्लानिंग कमीशन को ही डिसॉल्व कर दिया। हम्म, अब जो नया है उसे नीति आयोग कहा जाता है। तो हम्म, नीति आयोग क्या करता है कि वो पॉलिसीज 15 साल के लिए बनाता है। यानी हम्म, कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, प्राइम हम्म, मिनिस्टर कोई भी हो, कैबिनेट मिनिस्ट्री हम्म, कुछ भी हो, लेकिन जो आप पब्लिक के लिए जो पॉलिसी बना रहे हो या पब्लिक बेनिफिट के लिए जो चीज बना रहे हो, वो 15 साल तक आपको चलानी पड़ेगी। हम्म, उसमें दो उन्होंने बेंचमार्क दिए हैं। 3.5 साल हम्म, के बाद आप एक अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा अगर आपको हम्म, लगता है कि स्कीम में थोड़ा सा प्लस माइनस करने की जरूरत है, आप कर सकते हो। 7 साल के बाद, हम्म, यानी तब हो सकता है आपकी गवर्नमेंट बदल गई हो, दूसरी गवर्नमेंट आ चुकी हो। और तीसरा हम्म, 10.5 साल के बाद, यानी 10 साल और 6 महीने के बाद आप रिव्यू कर सकते हम्म, हो कि अब 6-10 साल तक हम्म, आपने पॉलिसी को चलाया है, क्या इसे कंटिन्यू करने की जरूरत है, या इसे और 15 साल तक में टेन्योर खत्म करना है। तो हम्म, ये जो पर्टिकुलर परिवर्तन है, ये इसी वजह से परिवर्तन है, क्योंकि होता ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जब आती है, जैसे मान लो मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि कांग्रेस ने हम्म, 2004 से 2014 के बीच में पूरे देश का नेतृत्व किया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई थी। हमने हम्म, ज्यादातर जितने भी करप्शंस देखे, ये इसी 10 साल में हुए। हम्म, यानी कि 1947 से 2014 तक में सबसे ज्यादा हम्म, करप्शन का अगर डिकेड माना जाए, तो हम्म, 2004 टू 2014 का डिकेड रहा। तो हम्म, अब हमें ऐसी व्यवस्थाओं की जरूरत है कि चाहे हम्म, सेंटर में कोई हो या स्टेट में कोई हो, वो हम्म, सारे स्कैम होने के बाद वो हम्म, लोग पकड़े जाने चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और इसी हम्म, वजह से सारी चीजों को डिजिटलाइज करने का जो कारण है वो यही है, क्योंकि जब तक कैश करेंसी है, वहां पर करप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हम ये जानते हैं कि आज भी हम्म, बहुत सारे स्टेट है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। और इलेक्शंस के लिए, मोनोगुडू का इलेक्शन हम दोनों ने यहाँ पर तेलंगाना में देखा है, हम दोनों को हम्म, कितना पता है कि कितना पैसा खर्च किया गया है। लेकिन हम्म, इसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 या 2016 में, मुझे याद नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को एक रिक्वेस्ट किया था। आपको पता है हम्म, यूएस का इलेक्शन खर्चा कितना होता है? हम्म, यूएस इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, हम्म, उसका इलेक्शन का खर्चा कितना होता है? हम्म, क्योंकि वहां पे सारा का सारा इलेक्शन आपके घर में होता है। यानी आपको एक लिंक भेजी जाती है, आप अपने घर में आपके मोबाइल से वोटिंग कर सकते हो। आपको क्यू में हम्म, जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपका आईडी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए वेबसाइट के ऊपर अपना मारिए, अगर आप एलिजिबल हैं वोटिंग करने के लिए, आपका नाम लिखा होगा, आप किसको वोट हम्म, करना चाहते हो, जो आपको ईवीएम पैड वोटिंग हम्म, बूथ पे दिखाई देता है, वही आपके मोबाइल के ऊपर दिखाई देता है। आप उसके ऊपर क्लिक करिए, आपका वोटिंग हो जाता है। हम्म, ठीक है। हम्म, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था कि क्यों ना हम सारे स्टेट के इलेक्शंस और सेंटर के इलेक्शन एक साथ ही करें। उससे हम्म, गवर्नमेंट का खर्चा बच जाएगा। हम्म, वैसे भी पॉलिटिकल आदमी तो एक ही इलेक्ट होके आने वाला है, चाहे उम्मीदवार एक खड़े रहे, 10 खड़े हम्म, रहे या 50 खड़े रहे, जीतने वाला तो एक ही है। हम्म, तो उसके लिए
जितने लोगों ने अपोजिशन किया वो बीजेपी के अलावा बाकी के सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे जिन्होंने अपोज किया। क्यों? क्योंकि उन लोगों को कुशनिंग चाहिए कि इस महीने उस महीने ये जो ब्लैक मनी का जो ट्रांजेक्शन है जो बिजनेसमैन से वो लेते हैं वो सारा सेटलमेंट कहाँ करना होता है? इलेक्शन के टाइम पे। और इलेक्शन के टाइम पे जीतने के बाद फिर उनको रिवार्ड देना होता है। तो ये जो साइकिल है एक 70 ईयर से साइकिल बनी हुई है जहां पर पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट और माफिया इन तीनों का एक गठजोड़ है। जैसे डी गैंग की हम बात करें, बहुत सारी चीजें जो हम बात कर सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को खत्म करने का सिंपल रास्ता क्या है? तो सिंपल रास्ता ये है कि आप वोटिंग की व्यवस्था को ही परिवर्तित कर दो। हर एक अपने घर में बैठ करके अपने मोबाइल से, जैसे आज आप गूगल पे करते हो तो आपका कोई गूगल हैक नहीं कर सकता, मैं गूगल पे करता हूं। देयर इज बहुत सारी सी व्यवस्थाएं हैं जहां पर हमारी खुद की मोबाइल से हम चीजें कर सकते हैं। अगर अमेरिका, जिसको हम डेवलप कंट्री कहते हैं, कोरोना के अंदर हमें प्रूव कर चुके कि मेडिकली हम उससे भी ज्यादा डेवलप्ड हैं, तो क्यों ना हम ऐसी व्यवस्थाओं को एडप्ट करें और क्यों ना सारे पॉलिटिशियंस मिलकर के इसके ऊपर बात करें कि हम सबको मिलकर के ये पॉलिटिकल खर्चा कम करना चाहिए, हमें ये सारी चीजें कम करनी चाहिए ताकि हम अल्टीमेटली समाज के लिए इन पैसों को बचाकर बेटरमेंट के लिए काम करें। क्यों ये नरेंद्र मोदी जी अकेले ही सोचे? क्यों बाकी की पॉलिटिकल पार्टियां नहीं सोचती इसके ऊपर? प्रश्न यहां पर है। क्योंकि जो आदत पड़ चुकी है कि वोट राइट। खरीदना है, उसके लिए कैश चाहिए, उससे वो लोग बाहर नहीं आ पाते हैं। लेकिन क्या आपकी जो बात क्या है, अब हम आते हैं, चलो यूपी और हाँ, मणिपुर की हो गई, आज गुजरात और हिमाचल की क्या हालत है? क्या इस तरह की पैसे खर्च करने की बीजेपी के पास काफी पैसा है? और किसने कितने दिया, हिसाब किताब तो किसी के पास नहीं है। वैसे ही कांग्रेस को कौन कितने दिया, आम आदमी को कौन कितने दिया? आम आदमी एक संविधान व्यवस्था है और एक वोटर महाशय है। वोटर को यही पता नहीं कि कौन से लोग किसको कितना पैसे दिया, क्यों दिया। ऐसे दौर पर आज चुनाव हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और लोकल तेलंगाना जो भी गुजरात चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हो या चुनाव जो भी कराते हैं, उनके ऊपर आज एक एक तरह की व्यवस्था लोगों में छा गई, सोच आ गई। तो इस मैं प्रक्रिया थोड़ा सा में इसको, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आपने जो कहा मैं समझ गया। अब मैं गुजरात रेफरेंस में ही बात करता हूँ और थोड़ा गुजराती में बात करूँ जैसा आपने कहा, ताकि मैंने गुजराती बात लोगों करिए, को भी समझ में आए। क्योंकि हम जो है हर एक को यहाँ पर अवकाश है डीआरटीएसपीआर चैनल्स में। आज हाँ गुजरात जी, में भी थोड़ा बात करना ही चाहिए आप। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है, મને એવું લાગે છે કે ગુજરાતની જનતા જે છે ક્યાંક ને ક્યાંક એની પણ પોતાની ખૂબ ભૂલ છે। મતલબ કે કોઈ એને પૈસા આપે અને એ પૈસાની સામે એ વોટ આપે એ પણ ખોટું છે। બીજી વસ્તુ કે આજે છેલ્લા 27 વર્ષમાં वैसे स्वामी मैं चाहूंगा कि ये पर्टिकुलर बात मैं हिंदी में कहूं क्योंकि ये पूरे इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं ओके, गुजरात के ऊपर वापस आ जाता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। तो गुजरात जो स्टेट रहा, अगर आप देखने जाएं तो जितने भी स्टेट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, गुजरात एक रोल मॉडल बन करके पिछले 27 साल में उभर कर आया है। अर्थात नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों बन पाए? क्योंकि उन्होंने गुजरात मॉडल को खड़ा किया था। अब गुजरात मॉडल क्यों बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था? तो सबसे पहले अगर आप कम्युनल वायलेंस की बात करें तो 2002 के गोधरा कांड के बाद 2014 तक एक भी कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ था। दूसरा, इशरत जहां जिसको मोदी जी को मारने के लिए पाकिस्तान से भेजा गया था, सारे लोग मिलकर के उसके ऊपर, हाई तौबा मेरी बेटी थी, हमारे असउद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा था हमारी डॉटर है, हमारी बहन है। कांग्रेस वाले सब बोल रहे थे कि ये इनोसेंट लड़की को मार दिया। जब तक वहां का अलकायदा ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि हमारी शहीद हो गई है, हमारी सैनिक शहीद हो गई है, तब तक ये सब के लोगों के यही चल रहा था कि एक इनोसेंट लड़की को मार दिया गया, अक्षरधाम हुआ। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेट को डी एस्टेब्लिश करने के लिए जो जो चीजें की जाती है वो सारी चीजें फेस की। उतना ही नहीं, जब गुजरात के अंदर अर्थक्वेक हुआ था और उस वक्त की भी जो चीजें थी वो सब भी उन्होंने देखी थी। तो एक प्राइम गुजरात चीफ मिनिस्टर के हिसाब से उन्होंने, जब उन्होंने पावर लिया था 2001-2002 में, तब 5.5 करोड़ का पॉपुलेशन था। जब 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने तब 6 करोड़ का पॉपुलेशन हो चुका था। तो उनका ये मानना था कि मेरा दायित्व ये 5.5 करोड़ या 6 करोड़ लोगों के बेटरमेंट के लिए है, और उन्होंने दिन रात एक करके पूरे गुजरात के डेवलपमेंट के लिए काम किया। वो जो काम किया गया था 2 टर्म के लिए, वो आज भी लोगों को याद है।
उस काम को देख करके पूरे देश के लोग कहते थे, मुझे पता है मेरे बहुत सारे पेशेंट होते थे, वो कहते थे अरे यार बिजनेस करना है तो गुजरात में जाके करना चाहिए, वहां पे वन विंडो फैसिलिटी है, आप एक बार एप्लीकेशन दो, 9 डेज के अंदर आपके सारे अप्रूवल आ जाते हैं, आपको बता देते हैं कितना आपको चेक देना है, कितना अमाउंट देना है, एंड 10th डे यू कैन स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर। तो पूरे इंडिया में वन डो वर्किंग सबसे पहले अगर शुरू हुआ था बिजनेस के लिए, ईज ऑफ बिजनेस की हम जो आज बात करते हैं नेशनल लेवल पे, वो शुरुआत गुजरात में हुई थी। ठीक उसी प्रकार अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, तो इंडिया के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंडिया में शुरू हुआ 2009 में। गुजरात स्टेट ने यह बिल पास किया कि हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अप्रूव करेंगे, और उसके बाद आज गुजरात के अंदर 112 यूनिवर्सिटीज हैं। जबकि मैं पढ़ाई करता था अप टू 99, में जब पढ़ाई करता तब से 5 यूनिवर्सिटी थे। तो ये इसका 5 मतलब ये है यूनिवर्सिटी इसका मतलब ये है कि पूरा प्राइवेटीकरण करना, जैसा अदानी अंबानी वर्ल्ड के रिचेस्ट बनना, गवर्नमेंट के कंट्रोल में एजुकेशन से हेल्थ से कुछ ना रहना, और कॉस्टली लाइफ नहीं, बन आप जो जाना। कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं पार्शियली सही है, लेकिन अगर हम देखें, मान लीजिए आप अमेरिका की बात करें, आप यूके की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहां पे गवर्नमेंट के अंडर में कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी मैनेज किया जाता है वो प्राइवेट लोग मैनेज करते हैं, गवर्नमेंट उनके बिहाफ पे पेमेंट करती है। अगर आप यूएस के अंदर जाएंगे तो वहां पे ये वो जो जो है, ये वो यूएस और यूरोप जो है कैपिटलिस्ट कंट्री है, हमारी नहीं 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 सोशलिस्ट। नहीं 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 नहीं। आप जब दो कंट्री की कंपैरिजन करते हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाएं, तो हमें वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो वो लोग करते हैं। तो वहां पे व्यवस्था ये है कि गवर्नमेंट को करप्शन करने का चांस ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर में व्यवस्थाएं आती ही नहीं है। वहां पर वो भी मैनेज काफी करे। लेहमैन ब्रदर्स, नहीं वहां पर भी लेहमैन ब्रदर्स और एक ईस्ट कोस्ट में जो एविएशन की बड़ी डेट्रॉइट, सब कुछ बंद हो चुके हैं वहां पर भी आज इन्फ्लेशन चल रहा है, काफी कुछ चल मैं रहा है, और खुद के एरोप्लेन्स लेके वहां पर 9/11 अटैक हुआ, उनको खुद पता ही नहीं। नहीं मैं इसीलिए नहीं नहीं नो नहीं वन नहीं कैन नहीं 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 नहीं, आप अपने ह्यूमन हम दो अलग अलग चीजों की बात कर अच्छे रहे हैं। चीज लेते, देखिए, नहीं टेररिज्म अच्छे चीज टेररिज्म एक जो अलग बोले, है, नहीं लेकिन अच्छे चीज लेकिन जो बोले आप, अच्छे चीज लेंगे, लेकिन नथिंग कैन पैरेलल ह्यूमन ब्रेन, जो अमेरिकन हो नहीं या नहीं, इंडियंस मैं आपको हो। हम बताता हूं। अगर आपने नरेंद्र मोदी मूवी देखा होगा, तो टाटा जब नैनो कार गुजरात में लेकर के गए थे, ठीक है, वो नरेंद्र मोदी को अच्छे से पिक्चराइज भी किया हुआ है कि वेस्ट बंगाल ने नैनो कार को बनाने की परमिशन, जो प्लांट डालने की परमिशन थी, वो कैंसिल कर दी थी, और गुजरात ने उन्हें इनवाइट किया था कि आप अपने नैनो कार को यहां पर डालिए। ठीक है। उसमें रतन टाटा जी खुद बोलते हैं कि गवर्नमेंट हैज गॉट नथिंग टू डू विद बिजनेस, एंड बिजनेस हैज गॉट नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट एक अथॉरिटी है जो आपको सही गलत के बीच का डिफ्रेंशिएशन करती है। बिजनेस कैसे करना है, किसके साथ करना है, ये बिजनेसमैन का काम है। पक्का है। तो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी, गवर्नमेंट ये नहीं करेगी कि फ्री भी मैं ही दूंगा, मैं ही सैलरीज दूंगा, मैं ही। सारे करप्शन होते कहां पर है आज? सब लोग गवर्नमेंट जॉब में क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का करप्शन क्यों है? क्योंकि एक बार अगर वो उस कुर्सी पे बैठ गया, तो उस पर बैठ करके वो इतना करप्शन कर सकता है कि जितना पैसा दे रहा है उससे ज्यादा वापस ले सकता है। यही तो जड़ें है ना करप्शन की। तो अदर साइड आपको देखिए, अपने रिसोर्सेस जो है, इट बिलोंग्स टू एवरी सिटीजन। अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को जिस तरह प्राइवेटाइज किया जा रहा है आजकल, आप जब हाँ जी, राफेल की बात करते हैं, हाँ हमारे जी, पास एचएएल ऐसे संस्था है, उनको छोड़ के आप हाँ जी, प्राइवेटीकरण कहीं जा रहे हैं। ये इतनी हाँ जी, प्राइवेटीकरण जो एक हंसी मजाक हो गई कोविड-19 के टाइम में, आम आदमी को कोई खाने को पीने की और स्वास्थ्य की व्यवस्था ही नहीं, लेकिन अंबानी अदानी दो जो गुजराती है, फोर्ब्स लिस्ट में एंटर होते हैं। तो इस तरह ठीक की है। अगर गुजरात मॉडल है, मैं इसका जवाब देता हूँ, और मैं इसका जो जवाब दे रहा हूँ, वो जो अपने एविएशन ब्रीफ में मिनिस्टर थे ब्रीफ में ज्योतिरादित्य नहीं सिंधिया जी। नहीं ब्रीफ में क्यों पूछ रहा हूँ कि आपसे मैं और एक शो अदानी अंबानी इसके ऊपर करने वाला हूँ, लेकिन हाँ आज जी, जो है हम यहाँ से आगे बढ़ के फिर चुनाव के सेट जाएंगे। 27 करेक्ट। ईयर्स तक बीजेपी क्यों राज कर रहा है वहां पर, और आम आदमी पार्टी को भी अपने करेंसी के ऊपर, ये गांधी के अलावा वो ये चाहते कि हमारे हिंदू गॉड की भी, जो गणेश जी हो या उनकी भी वहां पर एक मुद्रा छापनी चाहिए, वो भी बोल चुके हैं। और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी हनुमान चालीसा दिल्ली में लेके आज गुजरात में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? क्योंकि ये हिंदू लैबोरेटरी है क्या, हिंदुत्व के हाँ लैबोरेटरी बना चुकी है क्या? ये सब ये अच्छे हाँ चीज है, तो हाँ ये जी, सिर्फ हाँ जी। ये आप आप आपने पूछे 3 4 तो, प्रश्न कहे, मैं एक के बाद एक बोलता हूँ। लेकिन तो थोड़ा पहले ब्रीफ में मैं बोलिए।
ब्रीफ हाँ में बोलिए, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, हमको 15-20 मिनट ही है, ब्रीफ में बोलिए, ठीक ठीक है। क्योंकि तो लास्ट में पहले आपको मैं गुजरात में प्राइवेटाइजेशन के मैं समअप नहीं प्राइवेटाइजेशन के करना ऊपर पहले बोलता हूँ, मैं प्राइवेटाइजेशन के या ऊपर पहले बोलता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है। तो मेरे पिताजी जीएसएफसी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल में काम करते थे, जो हाफ गवर्नमेंट एंड हाफ प्राइवेट बॉडी रहती थी। अक्सर ये होता है, जैसे मैंने कहा, कि उसका जो रूलर आता है या उसका जो एमडी आता है वो आईएएस ऑफिसर होता है। अब जीएसएफसी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, उसका जो आईएएस ऑफिसर आता है उससे उस कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं होता। उसको कुछ वो नहीं, अपॉइंटमेंट 3 साल 4 साल के लिए मिलती है। बाबू उस बाबू महाराज। दौरान, हाँ, उस दौरान वो जितना खींचना चाहे वो खींच सकता है। अब उस हम्म, जीएसएफसी के अंदर, उसने अमोनिया 4 का प्लांट लगाया, 1200 करोड़ का प्लांट था, जिसकी एक्चुअल वैल्यू जीरो थी क्योंकि वो स्क्रैप प्लांट था। हम्म, उसकी वजह से वो 1250 करोड़ रुपए के अंदर 600 करोड़ या 700 करोड़, मुझे नहीं पता क्या था, उसकी प्लांट की वैल्यू कुछ 500-600 करोड़ थी। लेकिन कंपनी ने, जीएसएफसी ने 1250 करोड़ रुपए पे किए, एंड फाइनली वो प्लांट उतना शुरू नहीं हो पाया। 500 रुपए का शेयर 75 रुपीज पे आ गया। यानी एक आदमी जो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे बैठा हुआ है, अगर वो एक करप्शन करने के ऊपर जुट जाता है तो 22,000 एम्प्लॉइज कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा आप कभी भी टाटा में, बिरला में या रिलायंस में ऐसा आप कभी नहीं सुनोगे, या विप्रो, इंफोसिस या कोई भी बड़ी कंपनी हो तो जिसने इसका अपने आप मतलब को यह है नीचे कि से, वहां पर ये संस्थाओं में एडमिनिस्ट्रेशन पालन जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ है, लेकिन जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड जो बॉडीज हैं वहां गवर्नमेंट की भी अगर वो आईएएस ऑफिसर करप्ट है, उसको क्यों आप कंटिन्यू करते, निकाल दीजिए उसको। अरे वो ये करप्ट, हमारे नहीं शासक नहीं, वो नहीं कर करप्ट प्रूव सकते कब हैं। होगा? अरे आप मेरी बात नहीं नहीं समझ नहीं रहे। आप वो नहीं करप्ट नहीं, जब समझ प्रूव गया मैं। होगा, तब तक 22,000 आपकी जो एम्प्लॉइज कंपनी है, जब तक जो कंपनी है वो अपना मार्केट कैपिटल 6,000 करोड़ से 500 करोड़ तक आ चुका है। चलिए, तो भ्रष्टाचार का तो बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार का। उसकी जगह पे मान लीजिए प्राइवेट, जैसे मैं लास्ट एग्जांपल देता हूं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिया था, कि जो एयर इंडिया जो है, जो टाटा को दिया गया 70,000 करोड़ में, ठीक है, उसकी लायबिलिटी जो है, एवरी ईयर की लायबिलिटी 50,000 करोड़ की बढ़ती जा रही थी, और ये आज से नहीं बढ़ रही थी। तो आज गवर्नमेंट ने क्या किया कि 50,000 करोड़ का लॉस पर ईयर का उन्होंने बंद कर दिया। अब टाटा उससे लेकिन कमाएगा साथ में नहीं कमाएगा, हमारी वो टाटा का लुक हमारी आउट है। उड़ान, साथ में हमारी रिसोर्सेस और इतनी बड़ी कंपनी है, आपने सौंप दिया है उनको। नहीं 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 नहीं, आप अभी भी नहीं समझ रहे। अगर इतनी बड़ी कंपनी थी, इतनी इंपॉर्टेंट कंपनी थी, तो 50,000 करोड़ का लाइबिलिटी क्यों बन रहा था? हाँ, नहीं आना अगर चाहिए था आप, पक्का। हाँ पक्का उसमें हाँ, उसमें पक्का तो भ्रष्टाचार तो हुआ हर एक तो साल, हर एक साल। पालन का ही गलती है। दिस इज द मिस्टेक ऑफ द रूलर्स, आई एम टेलिंग यू ओपनली, इट्स आई एम नॉट ब्लेमिंग हाँ, एनीवन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रश्न ये है कि जब नरेंद्र मोदी जी जैसा या अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा या लाल बहादुर शास्त्री जैसा जब शासक आता है, तब वो उसे करप्शन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद फिर कांग्रेस गवर्नमेंट में आएगी, फिर 10 साल गवर्नमेंट में रहेगी, फिर देश को खड्डे में डालेगी, फिर नरेंद्र मोदी जी जैसे नए आदमी को आना पड़ेगा, फिर खड्डे से बाहर निकालना। उसके बाद खड्डे में जाने का सिस्टम ही बंद कर दो ना, कि आज के बाद कोई भी रूलर आए वो खड्डा बना ही नहीं पाएगा। ये व्यवस्था है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। देन आप 27 इयर्स बीजेपी हाँ क्यों राज्य कर रहा है, और आज आपने मजबूर किया है क्या आम आदमी पार्टी को? वो बोलता है कि भाई, जब इंडोनेशिया में हमारी देवता गण की पूजा की जाती है, हमारे करेंसी के नोट पे गांधी जी के साथ गणेश जी का हो या दूसरे मूर्तियों जो हिंदू बिलीव करते हैं, ये गुजराती के चुनाव के दौर पर आपने फोर्स किया है क्या आम आदमी पार्टी को? क्योंकि आपने गुजरात खुद को एक हिंदुत्व की लैबोरेटरी बना दिया है क्या? और वैसे ही लास्ट में आम आदमी पार्टी हनुमान चालीसा पढ़ने शुरू हो गए दिल्ली में भी। सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, राहुल गांधी जी ने भी जनोई पहन के मंदिर मंदिर जाना शुरू कर दिया। आप उनका नाम भी ले सकते हैं। लेकिन नहीं ये नहीं, बात बिल्कुल सही है। सबका 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 ले रहा हूं मैं। हाँ जिन जी हाँ जिनों, जी, तो क्योंकि गुजरात, बिल्कुल बिल्कुल, असली मुद्दा जो है इतनी महंगाई है, हाँ स्वास्थ्य की जी इतनी प्रॉब्लम्स है, और कोविड हाँ 19 के बाद इतनी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और हमारी एम्प्लॉयमेंट की बात है, और इन सब चीजों के बजाय क्या हिंदुत्व की इतनी बड़ी एक इसमें बीजेपी ला चुका है, ताकि इवन आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर कोई उसमें बह जाने की क्या डर है क्या? इसके वजह से ये लोग ये अपना रहे हैं क्या? अगर इस ऐसी अपनाने से मैं क्या मैं इसका आम इसका आदमी की जवाब देना जिंदगी चाहूंगा। बेहतर होगी क्या?
बिल्कुल। या लेकिन अब मैं इसका जवाब गुजराती में देना चाहूंगा, क्योंकि मैं पहला वाला गुजराती जवाब में भी दीजिए, गुजराती में देना चाहता था, पक्का लेकिन पक्का मैं नहीं दे प्लीज। पाया, लेकिन ये मैं जरूर जवाब दूंगा। तो पिछले 27 साल से ગુજરાત में बीजेपी क्यों रूल कर रही है, તો એનું મૂળ કારણ એ છે, 1998 સુધી હું વડોદરાની અંદર એમએસ યુનિવર્સિટીમાં એમબીએ કરી રહ્યો હતો, અને એમબીએ કર્યા પછી હું 98માં હૈદરાબાદમાં શિફ્ટ થયો. એટલે 98 સુધી હૈદરાબાદ અને ગુજરાત અથવા આંધ્રપ્રદેશ અને ગુજરાત એમાં બહુ ખાસ ફરક નહોતો, સરખું જ હતું. હું જો મારા 98 નાનપણની 98 વાત કરું, હા, टिल 98 હું જો મારા ओके નાનપણની વાત કરું, જ્યારે હું 11-12 વર્ષનો હતો કે 15 વર્ષનો હતો, તો 15 વર્ષ નહીં, સોરી, 12-13 વર્ષનો હોઈશ, તો અમારા ઘરની પાસે એક એરિયા હતો. એ એરિયામાં એક મતલબ કે એક રાવડી અથવા એક ગુંડા તત્વ જેવું એક હતું, જે મારા ઘરેથી એક હાર્ડલી 1.5-2 કિલોમીટરના ડિસ્ટન્સ ઉપર એનો આખો એરિયા હતો. એટલે અમારી ઉંમરના બધા છોકરા છોકરીઓને કહેવામાં આવે કે તમારે આ રોડ ક્રોસ નહીં કરવાનો. મતલબ કે તમે જો ત્યાં लॉ જશો, एंड ऑर्डर હા, અમારા ઘરમાંથી જ પરમિશન ન હોય, મમ્મી પપ્પા ના પાડી દે તમારે નથી જવાનું. ઓકે, અમે ना जाओ बाहर એ જમાનો જોયો છે. અને हम्म એવી ગલીઓ છે, હું વડોદરામાં રહ્યો છું, તો એવી ગલીઓ હતી કે ત્યાં કોઈ દિવસ તમે દિવસના ટાઈમમાં પણ ન ઘૂસી શકો. જો અંદર ઘૂસો પછી પાછો માણસ આવે કે ન આવે એની કોઈ ગેરંટી નહીં. આવો માહોલ હતો. ઓકે, તો ગુજરાતમાં પણ કમ્યુનલ રાઇટ્સ અથવા આ બધી વસ્તુઓ એક્સ્ટ્રીમ એ લેવલ ઉપર પણ ત્યારે હતી. આ હું વાત કરું છું 1985-86 ની આજુબાજુ. હવે એની સામે અમને લોકોને નાનપણમાં એવું કહેવામાં આવતું કે એક પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિ છે, જે ગુંડા વ્યક્તિની વાત કરું છું, કે એ બુલેટ લઈને નીકળે તો પોલીસ પણ એને ન પકડી શકે. અમને એવું કહેવામાં નહોતું આવતું કે ગવર્મેન્ટની પોલીસ એને પકડતી જ નથી. અમને શું કહેવામાં આવતું હતું કે એ એટલો સ્કિલફુલ છે કે પોલીસ પણ એને પકડી નથી શકતી. 2002 પછી અમને ખબર પડી કે એ લોકોમાં કોઈમાં તાકાત નથી, પણ એ લોકોને ઓર્ડર જ નહોતા. એટલે એવી રીતના જો તમે જોવા જાઓ તો આજે જે તમે ઉત્તર પ્રદેશ કે એમાં જે અતિક અહેમદ અથવા જે ખાન, જેમને અત્યારે જેલમાં મૂકેલા છે, સો એ લોકોનો જે આતંક હતો, જે 30 વર્ષથી યુપીમાં આતંક હતો, એવો જ આતંક ગુજરાતમાં અમે લોકોએ જોયો છે અમારા નાનપણમાં. 2002 પછી આ આતંક પરમેનન્ટલી ખતમ થઈ ગયો. ओके સૌથી મોટું કારણ જો હોય બીજેપી પાછું આવવાનું તો આ છે. બીજું ओके કે ગુજરાતની અંદર જો તમે સૌરાષ્ટ્રમાં જાઓ તો દર 2 વર્ષે ત્યાં દુકાળ પડે. દુકાળ પડે એટલે એટલી ખરાબ સ્થિતિઓ હોય કે ત્યાંથી માણસે પોતાની ગાય, ભેંસ, ઘર સામાન બધું ખાલી કરી અને એ લોકો અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા ત્યાં એ લોકોએ શિફ્ટ થવું પડે. ત્યાં આવી 6 મહિના 12 મહિના રહે, જ્યાં સુધી ફરી પાછો ત્યાં વરસાદ ન થાય, સૌરાષ્ટ્રમાં ફરી પાછો વરસાદ ન પડે. એટલે દર 2 વર્ષે દુકાળ અમે લોકો જોતા હતા. 2 વર્ષ પછી ફરી પાછો ત્યાં વરસાદ પડે એટલે ફરી પાછા ગાય ભેંસ લઈને ફરી પાછા ત્યાં જાય. આવું દર 2 વર્ષે થતું હતું. મારા પપ્પા, મેં મારા નાનપણમાં જોયું છે કે કમસે કમ 15 થી 20 પરિવારો એવા જોયા છે મેં કે જે પોતાની 25-30 ગૌધન લઈને આવ્યા હોય, ભેંસ લઈને આવ્યા હોય, એને કોઈ પપ્પાના ઓળખીતા હોય તો ગામડામાં એને જગ્યા આપે, કારણ કે શહેરમાં રહેવું મોંઘું પડે, તો ગામડામાં રહેવાનું કે, અને પછી એનું દૂધ વેચાવવા માટે મારા પપ્પા જ અમુક લોકોને કહી દે કે તમે લોકો દૂધ નહીં લેતા, ડેરીનું દૂધ નહીં પીઓ, આની પાસેથી દૂધ લો એટલે એનું ઘર ચાલે, એના ગાય ભેંસ સચવાઈ જાય. સો આ બધું અમે લોકોએ નાનપણમાં જોયું છે. હવે મોદીજીએ શું કર્યું કે જ્યારે મોદીજી ચીફ મિનિસ્ટર બન્યા ત્યારે એમણે કીધું કે આપણી પાસે નર્મદા કેનાલ છે, જો નર્મદાનું પાણી સૌરાષ્ટ્ર સુધી પહોંચે, કે નર્મદાનું પાણી જો કચ્છ સુધી પહોંચે તો પાણીનો આખો પ્રોબ્લેમ જ સોલ્વ થઈ જાય. એટલે એ પ્રમાણે આખા દેશનું અથવા આખા ગુજરાત રાજ્ય માટે જે પાણીની વ્યવસ્થા જે કરી, મોદીજીએ જે વ્યવસ્થા કરી, એ વ્યવસ્થા આજ સુધી કોઈ ચીફ મિનિસ્ટરે નથી કરી. અને એ ચીફ મિનિસ્ટરની સામે બીજા કોઈ પણ, એની પહેલા ઘણા બધા ચીફ મિનિસ્ટર આવ્યા છે, પણ જે બેસિક મૂળભૂત જરૂરિયાતો છે એની ઉપર કોઈએ કામ નહોતું કર્યું. ત્રીજું કારણ કે જ્યારે આ નર્મદા કેનાલ બનાવવામાં આવી ત્યારે ગુજરાતની અંદર ઇલેક્ટ્રિસિટીનો બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ હતો. મતલબ કે ગુજરાતની અંદર ઇલેક્ટ્રિસિટી અમુક સમયે લિટરલી એવરીડે કાપ આપતો. અમે પોતે નાના હતા ત્યારે મીણબત્તીમાં કે ફાનસ ચાલુ કરીને અમે લોકો ભણ્યા છીએ, એટલે અમે લોકો એ સમય જોયો છે કે ઇલેક્ટ્રિસિટી 24/7 ક્યારે પણ ન મળતી.
એટલે મોદી સાહેબે કીધું કે જો 24/7 ઇલેક્ટ્રિસિટી જોતી હોય તો શું કરવું પડે, તો ઇલેક્ટ્રિસિટીનું પ્રોડક્શન વધારો. એટલે એમણે 3 સોર્સિસ બનાવ્યા. જેટલી પણ ગુજરાત આખો દરિયા કિનારાથી જોડાયેલો છે, 1600 કિલોમીટરનો દરિયા કિનારો આખા ઇન્ડિયામાં સૌથી લાર્જેસ્ટ સી શોર જો હોય તો ગુજરાતમાં છે. અને એમણે દરેક જગ્યાએ વિન્ડ પાઇપ મુકાવડાવી કે એ વિન્ડ પાઇપથી જે ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થાય એ ઇલેક્ટ્રિસિટી ત્યાંના લોકલ લોકોને આપી શકાય. એના ઉપર ગવર્મેન્ટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું. એના પછી જે નર્મદા કેનાલ હતી, એ નર્મદા કેનાલનું પાણી 5 કિલોમીટર અંદર જાય. ઓરિજિનલ પ્રોજેક્ટ 62 કરોડનો હતો, જે કોંગ્રેસના શાસનકાળમાં 8,600 કરોડ સુધી પહોંચી ગયો હતો, તો પણ અપ્રુવલ નથી આપી. અને ફાઇનલી જ્યારે નરેન્દ્ર મોદીજી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા બન્યા, આઈ થિંક ત્રીજા દિવસે કે ચોથા દિવસે એમણે આ નર્મદા કેનાલના પ્રોજેક્ટ ઉપર સાઇન કરી. અને આજે જે નર્મદા કેનાલનું પાણી છેક સુધી પહોંચે છે એ મોદી સાહેબના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બન્યા પછીનું છે, નહીં તો કચ્છભુજ સુધી પાણી ન પહોંચી શકત. તો આ બધી વસ્તુ એવી છે જે ગુજરાતના લોકોએ જોઈ છે. એ લોકોએ 1947 થી 2002 સુધી પાણી માટે વલખા મારતા જોયા. મને યાદ છે કે અમારા સૌરાષ્ટ્ર રિજનમાં ડંકી હોય, મતલબ હેન્ડપંપ હોય, એમાંથી પાણી લેવું પડે. અમે લોકો પોતે ગાગર લઈને જઈએ, બાલ્ટી લઈને જઈએ, પાણી સમરના સિઝનમાં પાણી ઓછું પડે. અમે લોકો સમર વેકેશનમાં ગયા હોઈએ તો અમને લોકોને, નાના છોકરાઓ હોય એટલે કે ભાઈ તમે લોકો ભરતા, અમે મોટા હતા મતલબ છોકરાઓની કમ્પેરિઝનમાં, તો અમે ભરીને આવતા હતા. આ બધું અમે અમારી આંખોએ જોયેલું છે. આજની જે નવી જનરેશન છે, આજે 17-18 વર્ષના, 19 વર્ષના છોકરા હોય છે, એ લોકોએ આ સમય નથી જોયો. સો ગુજરાતનું 27 વર્ષ સુધી રહેવાનું કારણ એ છે કે એમણે ઇઝ ઓફ લિવિંગ માટે જે કામ કર્યું છે એવું કોઈએ નથી કર્યું. આના પછી જે ચોથો જે ફેક્ટર છે, જે હું પર્સનલી હું માનું છું, હું ગુજરાત અને આંધ્રપ્રદેશ બંને સાથે જોડાયેલો છું. અને બંનેની સાથે મારે તમે એમ સમજી શકો કે દર 6 મહિને કે દર 12 મહિને મારે ગુજરાત જવાનું થાય. તો 2002 થી લઈને 2007 સુધી મને એવું લાગતું હતું કે 2007 પછી મોદી સાહેબની ગવર્મેન્ટ નહીં આવે, કારણ કે હું હૈદરાબાદમાં હતો અને રોજ એનડીટીવી જુઓ, આજ તક જુઓ, કોઈ પણ ટીવી ચેનલ જુઓ, મોદીએ આ કર્યું, મોદી, એટલે હું માનતો હતો કે 2007માં મોદીજી જીતીને નહીં આવે. આઈ વોઝ વેરી શ્યોર ઓન ઇટ. 2007માં જ્યારે મોદી સાહેબ ગુજરાત ઇલેક્શન જીતી ગયા, એટલે સૌથી પહેલું આશ્ચર્ય મને થયું કે આ માણસ જીતી કેવી રીતે શકે. આટલો બધો નેશનલ પ્રોપોગેન્ડા થતો હોય, આટલો બધો એન્ટી નેશનલ, મતલબ એમને જે છબી ઊભી કરવામાં આવતી હતી, એના પછી પણ આ કેવી રીતે જીત્યા. પછી મેં ગુજરાતમાં જઈને ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું. પહેલી વખત હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા 33% મુસ્લિમ વોટરે મોદી સાહેબ માટે વોટિંગ કર્યું. 33% વોટર્સ. મતલબ કે જે 2002 ને લઈને મુસલમાનો પોતાની રાજનીતિ રેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયામાં કરતા હતા, એની સામે ગુજરાતના મુસલમાનો મોદીજીની સાથે ઉભા હતા. આવું એક જ વાર બન્યું હતું હિસ્ટ્રીમાં 2008માં. અને આજની તારીખે ગુજરાતના મુસલમાનો છે એ બીજેપી સામે કે મોદી સામે ક્યારેય નહીં બોલે. તમે ગમે ત્યારે ટીવીમાં ઉઠાવીને જોઈ લો. દે આર ઓલ સપોર્ટર ઓફ મોદીજી. કારણ કે એ લોકોની લાઈફ પણ ચેન્જ કરી. એ લોકોને હાથમાં લેપટોપ્સ આપ્યા, એ લોકોનું ભણતર સારું કર્યું, એ લોકોની લાઈફસ્ટાઈલમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કર્યું. તો અલ્ટિમેટલી તમે જ્યારે લોકો માટે કામ કરશો તો લોકો તમને સપોર્ટ આપશે ને આપશે. બરાબર. હવે આપણે આમ આદમી પાર્ટીની વાત કરીએ કે આમ આદમી પાર્ટીની તમે જો હિસ્ટ્રી જુઓ તો એ આવ્યું ક્યારે? 2014 પછી. શું કહીને આવ્યું કે ભાઈ અમે લોકો પાર્ટીમાં આવશું, ચાહે અમે કોઈ દિવસ કોંગ્રેસની સાથે નહીં જઈએ, અમે કોઈ દિવસ બીજેપી સાથે નહીં જઈએ, અમે અમારી પોતાની પાર્ટી બનાવશું. પછી પહેલી વાર ગવર્મેન્ટ બનાવવા માટે કોનો સપોર્ટ લીધો? કોંગ્રેસનો. કરેક્ટ? કારણ કે કોંગ્રેસના વોટ સપોર્ટ વગર એ લોકો ગવર્મેન્ટ જ ન બનાવી શકત. તો પહેલી વાર જ ખોટા ત્યાં પડ્યા આમ આદમી પાર્ટીએ. મતલબ એને જે પણ કીધું એ કોઈ દિવસ કર્યું જ નથી. તો ગુજરાતના લોકો માટે આ બહુ અગત્યનું છે કે તમે તમારો 27 વર્ષનો જૂનો સિંહ જુઓ છો કે આજનું નવું શિયાળ જુઓ છો. જે અરવિંદ કેજરીવાલ છે એ નવું શિયાળ છે, જે વાઘ કે સિંહનું મખોટું પહેરે છે પણ અંદરથી શિયાળ છે. એ તમને ક્યારે ખબર પડશે? જેમ દિલ્હી વાળાને 2014 પછી ખબર પડી, અથવા પંજાબ વાળાને ઇલેક્શન થયા પછી ખબર પડી. તો હંમેશા જે ધૂર્ત વ્યક્તિ હોય, જે માણસ ખોટા વ્યક્તિ હોય, એને જાણતા તમને સમય લાગશે. સો મારું એવું માનવું છે કે આમ આદમી પાર્ટી જે છે એનું કોઈ અસ્તિત્વ ગુજરાતમાં થઈ શકે એવું નથી. પણ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી એ બંનેની અત્યારે સાંઠગાંઠ ગુજરાતમાં ચાલે છે. તો
तो स्वामी आप जो पूछ ही रहा था, आप जो मुझसे पूछ रहे थे स्वामी जी कि गुजरात कांग्रेस और आप ये कैसे काम कर रहा है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा गुजराती में बताता हूँ कि તમે જો જુઓ તો આમ આદમી પાર્ટી ક્યાં જીતી? સૌથી પહેલા દિલ્હી દિલ્હીમાં. તો દિલ્હીમાં ગવર્મેન્ટ કોની હતી? કોંગ્રેસની. કોંગ્રેસને રિપ્લેસ કરીને જ આમ આદમી પાર્ટી ત્યાં પાવરમાં આવી. પંજાબમાં ક્યારે આમ આદમી પાર્ટી જીતી? ત્યાં રૂલિંગ કોનું હતું? કોંગ્રેસનું. બીજેપી શાસિત પ્રદેશ 4 સ્ટેટ હતા, ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાંચલ, મણિપુર. એ કોઈ જગ્યાએ બીજેપી આમ આદમી પાર્ટી જીતી? ન જીતી શકી. કારણ કે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી એ બંને વચ્ચે એક અનસેડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે કે જ્યાં કોંગ્રેસ જીતી શકે એવું નથી, તો ત્યાં બીજેપી ન આવવું જોઈએ. એટલે બીજેપી ન આવે એના માટે કોંગ્રેસ ત્યાંની લોકલ પાર્ટી સાથે ટાઈ અપ કરશે. તમને બે ત્રણ એક્ઝામ્પલ આપો એટલે તમને ખબર પડી જશે. વેસ્ટ બંગાળમાં કોંગ્રેસે ટીએમસી ની સામે યુદ્ધ કર્યું ના, એણે ઇનડાયરેક્ટ વેમાં સપોર્ટ કર્યો. શેનાથી? ટૂલ કિટ દ્વારા કે ભાઈ કોરોનાની સેકન્ડ વેવ આવી ગઈ છે, ઉત્તર પ્રદેશમાં આ ચાલે છે, તે ચાલે છે કરીને બધું એ લોકો એક હેવોક ઉભો કરવાની કોશિશ કરી. જ્યારે 2017માં આનો 2022નું ઇલેક્શન ઉત્તર પ્રદેશનું આવ્યું, તો સમાજવાદી પાર્ટી સાથે કોણ ઊભું હતું? So that means you સમાજવાદી mean to say Aam Aadmi Party will win only in such places where Congress was in ruling but not BJP. Correct. No, because the Congress has a strategy कि BJP should not come into the power. So to defeat the BJP, whomsoever they need to make him win, no problem. For example, in Uttar Pradesh, if you see, they supported Samajwadi Party. In West Bengal, if you see, they supported Mamata Banerjee. In Tamil Nadu, if you see, they supported Stalin. They did not contest it. So the idea of the Congress is that Congress cannot win against BJP. मतलब कांग्रेस बीजेपी को हरा ही नहीं सकती है, ये कांग्रेस को अच्छे से पता चल चुका है. तो अब उसे एक ऐसा चेहरा चाहिए जिस चेहरे को लेकर कांग्रेस बीजेपी के ऊपर प्रेशर डाल सके. अभी ये नया चेहरा गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी. नहीं, इस तरह करने से आप ये नहीं सोचते कि कांग्रेस मिट जाएगी? वो तो ऑलरेडी मिटने वाली है ना. कांग्रेस मुक्त भारत मोदी जी शुरू कर चुके हैं. अभी तो कांग्रेस को भी समझ आ चुका है. मोदी जी कितना भी बोलने दीजिए, 10% 15% कांग्रेस की वोट बैंक को कुछ नहीं कर सकते हैं. वो इसी तरह नहीं, मैं बोलता हूँ 20% रहने दो. नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि पावर में नहीं आ सकता. लेकिन और एक बात है, और एक बात मैं ये आपने एक अच्छी बात लोगों के सामने लगाई है. कम्युनल जो टेंशन्स थे, आप भी जिस तरह आपने आपके लाइफ में, और जिस तरह 98 में थोड़ी पढ़ाई होने के बाद सब कुछ हैदराबाद आ रहे थे, तो उसकी भी वहाँ सोच हुई है. लॉ एंड ऑर्डर की, कम्युनल टेंशन्स, कम्युनल राइट्स की बात की है. और डेवलपमेंट, जिस तरह ड्रॉट एरियाज वहां पर थे, और नर्मदा आने के बाद कच्छ एरिया हो या उस तरह के जो माइग्रेशन चल रहा था, उसकी भी रोक गई है. और बाद में तटस्थल, द सी शोर, द वे ही हैज कनेक्टेड द सी शोर, you mean to say all these have helped. And even the Muslims, because Muslims were given a better place, minority Muslims there. Now I cannot call them minority because in such a large percentage, if they are, no, they are the second majority in the world, in the India. But yes. Now, so when such is the case, when they are all voting, you say this is your strength. Now what is that which is really putting you in doubts this year, this election? अब अगर इस तरह आप सब कुछ है, क्यों आप डर रहे हैं ये चुनाव में? इस तरह की सोच हो रही है, ये सही है क्या? Because you are a Gujarati, because you are not from non-political, I and you discuss in a proper way. We discuss and we debate, we differ, and we decide that is the democracy. So what is the original situation there now? हाँ, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि अभी हो क्या रहा है. देखिए, गुजरात का पॉपुलेशन 6.5 करोड़ का पॉपुलेशन है, लेकिन वहां की जो विधानसभा सीट है, यानी जो एमएलए की सीट्स है, वो तो 181 ही है. यानी आप 181 सीट को आप 185. यही हैरान हूं मैं. यहाँ पर 3.5-4 करोड़ में 292 सीट्स थे. क्यों ऐसा है? समझ में नहीं आता. या बोलिए. तो वहां का जो सिस्टम है, तो उसके हिसाब से वहां पे 181 सीट्स हैं टोटल एज ऑफ नाउ. तो अब ये तो बड़ा स्वाभाविक है कि एक ही मिनिस्टर, जैसे मैं इस बार की बात करूं स्पेसिफिकली 2022 के इलेक्शन की, तो आपने देखा होगा कि एक साल पहले पूरी की पूरी मिनिस्ट्री चेंज कर दी गई. और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि भाई क्यों गुजरात मिनिस्ट्री चेंज कर दी, क्या किया ऐसा, इलेक्शन के पहले क्यों किया. लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो एग्जैक्टली उस मिनिस्ट्री ने 5 साल खत्म किए थे. क्योंकि जब आनंदीबेन एज ए सीएम, जब वो उनको मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था,
तब विजय भाई रूपाणी को उस जगह पे बिठाया गया था। तो वो जिस और एक डेट साल से अगर आप 5 साल काउंटिंग करते हैं तो एग्जैक्टली उस वक्त 5 साल खत्म हो गए, तो चूंकि वो ये इंटरिम दूसरी अरेंजमेंट थी। ये लोगों में दूसरी तरह की सोच गई है, क्यों एक साल पहले तो ये 5 साल की जो था मुद्दा उनके माइंड में था, इसीलिए उनको चेंज किया गया, वरना एग्जैक्टली ये नहीं कि वहां पर इन्हों फेल्यूर थे। नहीं, नहीं, जी। मोदी जी का बड़ा बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है कि जो मिनिस्टर, जो भी चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो या एमएलए हो, अगर वो लोग अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें प्रमोट करिए। अगर वो कुर्सी पे बैठ करके कोई काम नहीं कर रहे हैं, भले करप्शन ना कर रहे हो, लेकिन अगर काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी उन्हें वहां से हटा दो, क्योंकि आपके पास 181 एमएलए पड़े हुए हैं। तो जो समाज के बेटरमेंट के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज की सेवा के लिए जो काम कर सकता है, मोदी जी उन्हें प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप किसी भी स्टेट में उठा लीजिए, कहीं पर भी किसी के भी सामने करप्शन का चार्जेस आया, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट हो चाहे नॉन बीजेपी रूल स्टेट हो, उसके सामने इंक्वायरी उसी तरह से बिठाई जाएगी या उसी तरह से एक्शन लिया जाएगा जैसे किसी और के साथ होता है। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप एक पॉलिटिशियन के वजह से आप पूरे देश को हार्म नहीं कर सकते हो। आज एक परिवार के पीछे पूरे देश ने 75 साल तक भुगा है। एक गांधी परिवार, आई एम सॉरी टू से गांधी परिवार, एक नेहरू परिवार जिसने गांधी सरनेम लिया था, एक नेहरू परिवार के चक्कर में पूरा देश 75 साल तक सफर करता रहा। अब ये वापस आगे नहीं होना चाहिए, ये मोदी जी की सोच है। एक परिवार को हम लोग भुगत चुके हैं, अब दूसरे परिवार या दूसरे इंडिविजुअल को भुगतने की ताकत हम में नहीं है। इसलिए व्यक्तिवाद जो है, मोदी जी कभी भी व्यक्तिवाद में बिलीव नहीं करते हैं, वो परफॉर्मेंसवाद में बिलीव करते हैं। जैसे अभी इन्होंने 2022 में जो एनईसी यहाँ पे किया था, उसमें 3 स्लोगन दिए थे मोदी जी ने। पहला स्लोगन है कि हमें तुष्टिकरण से तृप्तिकरण की जाना है, यानी कि 140 करोड़ लोग हैं, उनकी जो जरूरत है वो आप दो ना, इसको बेनिफिट दो उसको बेनिफिट नहीं दो। ऐसा करके आप जो सेपरेशन क्रिएट करते हो, जो सेक्युलरिज्म के नाम पे आप जो समाज के अंदर जो डिवाइड क्रिएट करते हो, उसके लिए सभी को एक तरह देखो और सभी को एक ही तरह से आप बेनिफिट दो। दूसरा कि आप जो परिवारवाद जो है, यानी कि जो फैमिली ओरिएंटेड पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी जगह परफॉर्मेंस को आप बढ़ावा दो। जैसे आप हेमंत विश्वास जी को देखिए, जब हेमंत विश्वास जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था आसाम का, तब सब बीजेपी के लीडर भी बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे कि क्या हमारे बीजेपी में कम लीडर थे क्या कि हेमंत विश्वास जी को आपने बनाया। आज देखिए कि एक चीफ मिनिस्टर कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। तो आज आप चीफ मिनिस्टर उसको बनाना चाहोगे जो आपकी पार्टी से है, या उसको बनाना चाहोगे जो वहां पर परफॉर्म कर सकता है। राइट। ठीक वैसे ही अगर मैं 2014 की बात करूं, तो महाराष्ट्र का जब हम लोग इलेक्शन जीते थे, बीजेपी जब इलेक्शन जीती थी, तो वहां पे फडणवीस जी रेस में ही नहीं थे एज ए चीफ मिनिस्टर, सडनली उन्हें बिठा दिया गया। और देखिए 2014 से लेकर 2019 में कितना अच्छा शासन किया। वही योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, योगी आदित्यनाथ जी तो सेंट्रल के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो तो एमएलए की रेस में भी नहीं थे, ही वाज नॉट इवन एमएलए कंटेस्टेंट, उन्हें तो चीफ मिनिस्टर। आप तो तब तो ना ये हमेशा इस बार हिमाचल और गुजरात अब बीजेपी किस तरह देख रही है? बीजेपी क्या देखिए जीतने की हिमाचल के चाहती अंदर है? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ना आम आदमी पार्टी तवज्जो दे रही है और ना कांग्रेस तवज्जो दे रही है। उसकी वजह है क्योंकि हिमाचल प्रदेश उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 2024 के हिसाब से गुजरात इलेक्शन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए तो सारा का चलो सारा जो नाउ विल वाइंड अप द शो। चलो मैं फैमिली की यस, बात नहीं करना चाहता हूँ, काफी हाँ, मैसेजेस भी अमित शाह हो जया शाह हो, वो बाद में हम हाँ जी, निपटते हैं। आपके हाँ, गुजरात आपके बीजेपी में भी फैमिली रूल किस तरह हो रहा है वो हम बाद में आते हैं। करेक्ट, क्यों मोदी जी करेक्ट, साइलेंट है? और मोदी के ऊपर भी काफी वार हो चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में केस भी आया कोविड-19 का, जो परिवार जिसने खो बैठे हैं, आप इसको क्यों प्रोत्साहित किया, सब लोग मांग कर रहे हैं। ये सब छोड़िए, मैं आपको एक ही बात पूछना चाहता हूँ, गुजरात में क्या इस बार गट से आप कह सकते हैं कि बीजेपी वापस आएगी उसी तरह की मेजोरिटी के साथ? और क्योंकि जब आम आदमी पार्टी भी ये भी शुरू किया, हम भी हिंदुत्व के दौर पर हो, चुनाव हो या कुछ भी हो, दिल्ली में उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। अब यहाँ पर हमारे खुद करेंसी के नोट के ऊपर गांधी जी के अलावा आम आदमी ये भी प्रस्ताव कर रहा है कि आप एक हिंदू की भगवान को रूप भी उसके ऊपर छापे। क्या करेक्ट। इसका कोई अंतर होगा गुजरातियों के हाँ, ऊपर? तो इसका मैं जवाब देता हूँ। अगेन मैं इसका जवाब थोड़ा गुजराती में देना चाहूंगा,
क्योंकि गुजराती में ये दीजिए, सबके लिए मैं समझ रहा हूँ, मैं जिस तरह समझ रहा हूँ लोग भी समझना हाँ, चाहिए, ये हमारे हाँ, भारत की संस्कृति है भाई। करेक्ट। તો નરેન્દ્ર મોદીજીને જે ગુજરાતમાં જે પણ કર્યું છે એ બધું અન્ડુ ન કરી શકાય. પણ હવે અત્યારે પ્રશ્ન એ છે કે બધા લોકોના એમ્બિશિયસનેસ એટલા બધા છે કે પેલો સીએમ બની ગયો, પેલાને કેબિનેટ મિનિસ્ટ્રી મળી, મને એમએલએ ની ટિકિટ કેમ ન મળે. હવે બધાની પોતાની જે અંદરની ઈચ્છા, પેલા શું કહેવાય, એમ્બિશિયસનેસ છે એ બહુ વધારે પડતી આવી રહી છે. એના લીધે અત્યારે જે પણ દેખાય છે स्वार्थ, એ એનું છે. स्वार्थ। स्वार्थ, इंडिविजुअल स्वार्थ जो है स्टेट से ज्यादा, गुजरात स्टेट से ज्यादा, गुजरात की भलाई से ज्यादा, गुजरात के अपने अपने परिवार से ज्यादा अपना खुद का जो है वो एम्बिशियसनेस ज्यादा आ रहा है. दूसरी बात कि આમ આદમી પાર્ટીએ જે લક્ષ્મીજીનું ને ગણેશજીનું જે ડિમાન્ડ કરી એનું કારણ શું હતું કે પેલો જે દિલ્હીમાં જે વિડીયો હતો જેમાં દિલ્હીના કેબિનેટ મિનિસ્ટર બુદ્ધની અંદર જઈ અને શપથ લેવડાવતા હતા કે અમે લોકો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને ભગવાન નહીં માનીએ, અમે આનો સ્વીકાર નથી કરતા, અમે સનાતન ધર્મનો સ્વીકાર નથી કરતા. તો એ જે આમ આદમી પાર્ટી એન્ટી હિન્દુ વિરોધી પાર્ટી છે એવું બહુ ખુલીને સામે આવ્યું હતું. એને કવરઅપ કરવા માટે એમણે એવું કીધું કે નોટ ઉપર તમે લક્ષ્મીજી અને ગણેશજીની મૂર્તિ છાપી દો. સો આ મુદ્દો શરૂ થયો એને કવર કરવા માટે. હવે એની સામે સુધાંશુ ત્રિવેદીજી એકવાર સરસ મજાનું ડિબેટમાં કીધું હતું કે જો તમારે એવું કરવું જ હોય તો ગ થી ગणेश, जब क ख ग घ जब सिखाते हैं तो जी से गणेश और एल से लक्ष्मी जी सिखा दो ना, वो तो एजुकेशन मिनिस्टर उनके हाथ में ही है, लेकिन वो नहीं करेंगे. तो उनका जो है ओरिजिनल आम आदमी पार्टी તુષ્ટિકરણની રાજનીતિમાં જ આવેલી છે. જો હમણાં રિસેન્ટલી તમને યાદ હોય તો દિલ્હીમાં એણે કીધું હતું કે જે રિલાયન્સનો મુકેશ અંબાણીનો જે બંગલો છે એ બંગલો વાકની પ્રોપર્ટી ઉપર છે. બરાબર. અરવિંદ કેજરીવાલ એઝ અ ચીફ મિનિસ્ટર એનું સ્ટેટમેન્ટ છે. હવે એને શું પેપર જોયા છે, એને વાઘબોર્ડ વિશે કંઈ ખબર છે, પણ કારણ કે આમ આદમી પાર્ટીના તમે અત્યારે જેટલા પણ દિલ્હીના એમએલએ જુઓ બધા મેજોરિટી મુસલમાન છે. ગુજરાતની જે સીટો અલોકેટ કરવામાં આવી છે એના તમે લિસ્ટ જુઓ તો બધા મુસલમાન છે. અત્યારે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, ન્યૂ દિલ્હીમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું ઇલેક્શન છે, 80 મેમ્બર્સ એ લોકોના મુસલમાનમાંથી છે. સો એ ઓરિજિનલ તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ તો હંમેશા કરે છે મુસલમાન લક્ષી, પણ ગુજરાતમાં એ નહીં ચાલે એવું એ સમજે છે. એટલે ગુજરાતમાં આવીને હિન્દુત્વ ઉપર કામ કરે છે કે આવીને અમે લોકો હનુમાન ચાલીસા કરશું અથવા અમે તમને રામ મંદિરની બસ માટે લઈ જશું. આજ આમ આદમી પાર્ટી છે જેણે પેલું કોર્પોરેશનના ઇલેક્શન હતા ત્યારે મોટા મોટા બેનર બનાવ્યા હતા કે અમે લોકો સત્યનારાયણની કથા નહીં કરીએ, સત્યનારાયણની કથા કરવું એ ઢોંગ છે, અમે દરેક ઘરમાં નમાજ પઢાવશું. આવી રીતના બેનરો એમણે સુરતમાં મરાવ્યા હતા. આજ આમ આદમી પાર્ટી જે આજે હનુમાન ચાલીસા વાંચવાની વાત કરે છે, આજે જે અયોધ્યા મંદિર લઈ જવાની વાત કરે છે, એ જ એક જમાનામાં કહેતી હતી કે આ બધું ખોટું છે. હમણાં જ એમના એક એમએલએ નો વિડીયો મેં જોયો હતો સોશિયલ મીડિયા ઉપર કે એણે એમ કીધું કે આખા દેશમાં બધા દારૂ પી શકે છે, ગુજરાતમાં દારૂબંધી કેમ? અરે મારા ભાઈ, દારૂ પીને કેટલા લોકોના ઘર ઉજળી જાય છે, કેટલા લોકો દુઃખી થઈ જાય છે એ નથી દેખાતું. એટલે કોઈ જમાનામાં તમને કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટીએ 27 વર્ષ સુધી સાચવી રાખ્યા. ઠીક છે, બે ચાર જણા જઈને બહાર પીતા હશે. મને યાદ છે કે ઘણા બધા લોકો છે જે ગુજરાતથી અહીંયા બહાર આવતા હોય તો પીતા હોય છે, પણ કમસે કમ તમારે ગુજરાતમાં તો ન્યુસન્સ નથી. તો જે વસ્તુ સારી જગ્યા છે એને સારી જગ્યા રાખો. સારી જગ્યામાં તમારે શું કામ ખરાબ વસ્તુ કરવી છે? તો આ બધી વસ્તુઓ એવી છે કે આમ આદમી પાર્ટી જે છે જો એ આવી પાછી, તો જો કમ્પેરિઝન કરું તો આંધ્રપ્રદેશમાં એનટીઆર 2 ટર્મ સુધી સીએમ હતા. પછી હું 98માં હું અહીંયા હૈદરાબાદ આવ્યો અને 99માં ચંદ્રબાબુ નાયડુ એઝ અ સીએમ બની ગયા. બરાબર. સેમ ટીડીપી પાર્ટી હતી અને ટીડીપી અને બીજેપીના ગઠબંધનથી સરકાર બની, સેન્ટરમાં બીજેપીની ગવર્મેન્ટ હતી. અને એ દરમિયાન અહીંયા પ્રજા રાજ્યમ અને લોકસત્તા પાર્ટી આ બેને ઊભી કરવામાં આવી 2004માં. શેના માટે? ફક્ત હિન્દુ વોટને સ્પ્લિટ કરવા માટે. મતલબ હિન્દુ લોકો પોતાની જાતને બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ માને એટલે એ લોકો એક જગ્યાએ વોટિંગ ના કરે. એને એમ લાગે ચિરંજીવ મારા માટે બહુ સારો એટલે પ્રજા રાજ્યમને વોટ કરે. અથવા લોકસત્તાનો માણસ છે તો એ પોતે આઈએસ ઓફિસર છે એટલે બહુ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ છે તો એના માટે વોટ કર્યું. મુસલમાનોએ બધાએ એક જ સરખું વોટ કર્યો કોંગ્રેસ માટે.
ફાઇનલી શું થયું 2004 પછી ટીડીપી ની ગવર્મેન્ટ બહાર જતી રહી અને કોંગ્રેસની ગવર્મેન્ટ આવી ગઈ. સેમ આ જ ફોર્મ્યુલા અત્યારે ગુજરાતમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની કોશિશ થઈ રહી છે. કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી જે ડેડિકેટેડ બીજેપીના સમર્થકો છે એના વોટ સ્પ્લિટ કરવા માટે અને એના દ્વારા બીજેપીને પાવરમાંથી બહાર કાઢવા માંગે છે કે જેનાથી વિશ્વમાં એ લોકો કહી શકે અથવા 2024માં જે ઇલેક્શન આવવાનું છે એમાં બીજેપીને મોટો ડેન્ટ આપી શકે, કારણ કે બીજેપીનું ઉર્જલગઢ તો ગુજરાત જ છે. હવે હું તમને ખાસ એવી જાણકારી આપું જે કોઈ નથી ખબર. જ્યારે નરેન્દ્ર મોદીજીએ શરૂ કર્યું પોતાનું કરિયર તો એઝ એ ગુજરાત ચીફ મિનિસ્ટર તરીકે કર્યું. 12 વર્ષ સુધી એમણે કામ કર્યું ગુજરાત સ્ટેટમાં. એટલે દરેક સ્ટેટમાં કામ કેવી રીતે કરવું એનો એમની પાસે બહોળો અનુભવ છે. અને એટલા માટે એક પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે ચીફ મિનિસ્ટર સાથે કેવી રીતે કોર્ડિનેશનથી કામ કરવું જોઈએ એ એમને બહુ સારી રીતે ખબર છે. બીજું કે 2014 થી 2022ની વચ્ચે એમણે આખા દેશમાં કામ કર્યું, એટલે આખા દેશના શું પ્રશ્નો છે એ પણ એમને ખબર છે. તો જે ઇન્ટરનેશનલ લેવલથી આપણને જે પ્રોબ્લેમ થતા હતા એ પ્રોબ્લેમ વિશે પણ એમને ખબર હતી. હવે 2023માં 1 જાન્યુઆરી 2023 થી 31 ડિસેમ્બર 2023માં નરેન્દ્ર મોદીજી આખા વિશ્વનું નેતૃત્વ કરશે. મતલબ કે આખા વિશ્વનું 80% જીડીપી જેનું છે, 80% ઇકોનોમિકલ વસ્તુઓ જે લોકો કરે છે, જે કન્ટ્રી કરે છે, એ બધી કન્ટ્રીઝ એ રૂલ માનશે જે નરેન્દ્ર મોદીજી ગ્લોબલ પીસ માટે સેટ કરશે. તો ગુજરાત જે છે એના માટે ગર્વનો વિષય છે કે જે વ્યક્તિને એમણે લીડર તરીકે નેશનલ લેવલ ઉપર મોકલ્યા અને એ જ વ્યક્તિ આજે ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર જઈને લોકોને સમજાવે છે કે તમારે રૂલિંગ કેવી રીતે કરવું જોઈએ. ઓનેસ્ટી, ટ્રાન્સપરન્સી અને બેટરમેન્ટ ઓફ ધ સોસાયટી એ કેવી રીતે થઈ શકે એ નરેન્દ્ર મોદીજી પાસેથી બાકીના બધા દેશો શીખી રહ્યા છે. આ બધા ગુજરાતીઓ માટે ખૂબ જ ગર્વની બાબત છે. So let us hope, as you said, honesty, transparency, and betterment of every life in Gujarat, as you are claiming it, in spite of what is happening across India, whether it is inflation and the other parties. And I would like to ask you one, because you have explained liquor scam so clearly. Will it have any impact on Gujarat elections, the liquor scam which is associated, which is because we are not here to judge anyone. Till proved, no one is guilty. It is taking headlines. हाँ, मतलब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है. जो लिकर स्कैम जो है, सिर्फ आप लिकर स्कैम क्यों, सत्येंद्र जी, फिर वो जो ताहिर हुसैन का केस है या अभी अमानुतल्लाह का केस है, तो आम आदमी पार्टी जो है वो एंटी हिंदू एक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई है, ये पूरे देश को पता है. और बीजेपी, मतलब आपको गुजरात के अंदर आपको रूल करना है तो आप एंटी हिंदू पॉलिसीज को लेकर आप कभी भी रूल नहीं कर सकते हो. ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पता है. इसीलिए तो लक्ष्मी और गणेश की, लक्ष्मी गणेश का और हनुमान चालीसा का, बिल्कुल सही बात है. लेकिन हमारी पब्लिक भी इतनी समझदार हो चुकी है, गुजरात की पब्लिक भी इतनी समझदार है, वो पैसे ले लेगी, पैसे जेब में भी डालेगी, वोट उसी को करेगी जो उसको करना है. यानी अगर आप 40,000 करोड़ खर्च करो, 50,000 करोड़ खर्च करो, उस पैसों से आप वोट नहीं खरीद पाओगे. वोटिंग आपको मिलेगी. हाँ जी, हाँ, वोटिंग है, जो पैसे दियो या ना दियो, जिसको वोट करनी है वो उसी को वोट करेगा गुजराती. तो एक समझदार वोटर है. हम यही चाहते हैं कि संविधान के तौर पर जो चुनाव की प्रक्रिया हो वो एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए. जहां हमारे वहां पे तो 2009 के इलेक्शन में एक छोटी इन्फॉर्मेशन देता हूं आपको कि 2007 के बाद 2012 के जब इलेक्शन आए थे तब एक जोक बहुत पॉपुलर हुआ था जो व्हाट्सएप पे चलता था कि कोई आदमी आता है और बोलता है कि ये मैं पैसे दे रहा हूँ तो मुझे वोट देना. तो वो धोबी था, मतलब कपड़े धोने वाला, तो बोलता है यार मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरे को एक कपड़े लेके ले जाने बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप एक काम करो, एक गधा खरीद के मेरे को दे दो, मेरा पूरा परिवार आपको वोट करेगा. तो वो पॉलिटिशियन जाता है गधा खरीदने के लिए और बोलता है गधा 20,000 का, 25,000 का, 50,000 का, एक गधे की कीमत ये होती है. तो वापस आता है और पॉलिटिशियन बोलता है मैं तेरे को 10,000 रुपए देता हूँ, तू इससे कर ले, तेरा जो काम चलना है तो अपने हिसाब से चला ले और वोट मुझे दे. तो वो आदमी बोलता है कि आपने मुझे गधे से भी गया गुजरा समझा है क्या? अगर 20,000 25,000 के नीचे गधा भी नहीं मिलता तो अब मेरा वोट उससे भी कम है क्या? उस तरीके से जोक बनाया था. उस वजह से आज भी गुजरात में पैसे दे करके कोई भी वोट नहीं खरीद सकता. चलो वो समझ हम सब में आ चुकी. चलो हम यही सोचते हैं कि पैसे दे के वोट नहीं खरीदना, क्योंकि वो संविधान और कानून के खिलाफ है और खुद
अपने आप, क्योंकि हम ही संविधान है, अगर हम 5 साल के लिए शासक को लाना चाहते हैं, अगर जो पैसे देगा, अगर उसको हम वोट देते हैं, तो वो 5 साल तक आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो आपसे वोट खरीदा है, क्योंकि बिल्कुल। आपको गुलाम कर चुका। ये नहीं चलेगा हमारे लोकतंत्र में, क्योंकि इसीलिए आप सोचिए, सब गुजरात हो या कहीं भी चुनाव हो, वहां पर हमारे वोटर महाशय, हमारे नागरिक जो खुद संविधान है, उनको ये सोच होनी चाहिए कि ये लोग केवल हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे चुनाव प्रक्रिया में हमें समर्थन करने के लिए ही है। ये लोकतंत्र में सब बिल्कुल। कुछ हम ही है, ये सोच नहीं भूलना चाहिए, और तभी लोकतंत्र बना रहेगा, और लोकतंत्र में हम नागरिकों की विजय होगी, और हम खुद संविधान बन सके। सो हंसी, इसीलिए हम यही शो के द्वारा हम हर कोई पार्टी को या स्वतंत्र अभ्यर्थी को भी उनको एक बेस्ट ऑफ लक भी कहेंगे। आप सब लोग मिलके एक अच्छी सी वैसे मुझे चुनाव की एक और माहौल। चीज स्वामी, एक और चीज बोलिए। मुझे फ्री बीज के ऊपर बोलनी है, क्योंकि या आजकल फ्री बीज का काफी चर्चा हो रहा है। खाली 2 ही मिनट तो बस में, दो क्योंकि तीन मिनट में काफी खत्म। समय हो गया। दो हाँ, ही मैं मिनट 2-3 मिनट में खत्म करता हूँ। तो गुजरात के अंदर जो फ्री बीज है वो क्यों नहीं चलेगा, मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ कि गुजरात के अंदर एक वीरपुर और सत्ताधार, ये दो जगह हैं। पिछले 200 साल से एवरी डे 2 टाइम्स वहां पे खाना फ्री मिलता है। यानी कोई भी आदमी वहां चले जाएगा, उसको 2 टाइम का खाना कोई पूछे बिना उसको एब्सोल्युटली फ्री में देते हैं। उतना ही नहीं, पूरे गुजरात में आज 5 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर आपके पास एक भी पैसा नहीं है। आप उस अस्पताल में चले जाइए, वहां पर आपका इलाज, मतलब कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, सर्जरी, ये सब कुछ फ्री होता है। और वो आज से नहीं, जो राजकोट के पास एक वीरनगर में शिवानंद अध्वर्यु जी का आंख का ऑपरेशन है, वो कैटरेक्ट का सर्जरी करते हैं, 1950 से करते आ रहे हैं, और आज तक वो फ्री ही करते हैं। मतलब पेशेंट्स को एक भी पैसा वहां पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक उसी प्रकार कोविड-19 का जब ये हुआ था, जब पूरा इंडिया ने देखा, गुजरात एक अकेला स्टेट था जहां पर डेडिकेटेड गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, एसजीवीपी के पास, एसवीपी सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल नया बनाया था, 2000 बेड का हॉस्पिटल था, जहां पर बिना किसी चार्ज के पेशेंट को रखा जाता था। और पूरे इंडिया में सिर्फ अकेला, मतलब 5-6 स्टेट थे, उसमें से गुजरात एक था जहां पर हर प्राइवेट हॉस्पिटल में लिखा हुआ था कि अगर आपका बिना ऑक्सीजन के या बिना वेंटिलेटर के अगर आपको है, तो मैक्सिमम आपका चार्ज 6000 रुपीज पर डे रहेगा। अगर आपको ऑक्सीजन के साथ लेना है तो मैक्सिमम आपका 9500 या 10000 रुपीज चार्ज करना है, और विथ ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर सपोर्ट है तो मैक्सिमम 13000 रुपीज पर डे का चार्ज लेना है। ऐसा हर राइट। हॉस्पिटल के रिसेप्शन के सामने लिखा हुआ था, ताकि वहां का जो पब्लिक है उसे नहीं देना पड़े। आपको और मुझे पता है कि हैदराबाद के अंदर हम एक एक दिन का 1.5 लाख रुपए हमने पेमेंट किया हुआ है, ठीक राइट। है, 75 लाख या 85 लाख का खर्च। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ राइट। गुजरात आज भी फ्री दे रही है, जिसके राइट। बारे में रेस्ट ऑफ द इंडिया में इसकी कोई चर्चा या ऐसी कोई स्कीम आज नहीं चल रही है। तो ठीक है। ये जो फ्री बीज का जो कल्चर है, राइट। हमारे गुजरात में बोलिए। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम लोग बाहर जाकर के अपना पैसा कमाते हैं। हम फ्री में किसी से नहीं लेते, हम फ्री में पानी तक नहीं लेते, पानी हम फ्री में ठीक। किसी को पिलाते हैं। हमारे वहां पे फ्री में पानी के परब, मेरे पिताजी थे, हम लोग जब बाहर निकलते थे, कभी मुझे प्यास लगती थी तो बोलता था, पापा वहां पे पानी है, परब है, मैं पी लेता हूँ पानी। पापा बोले, नहीं, हम लोग परब बनाते हैं, हम लोग परब का पानी नहीं पीते, तुझे चाहिए वो बॉटल खरीद ले, उससे पानी पी, वहां जाके पानी नहीं पीना। तो ये हमारे बचपन से हमें ऐसे संस्कार दिए गए हैं कि फ्री की चीजें नहीं लेना है, और यहाँ पर ये फ्री बिजली की बातें करते हैं। तो ठीक है, वो उनको अपना एक, देखते हैं, देखते एक हैं। इलेक्शंस का एक एजेंडा है। चलो देखते हैं, हम अगर इस तरह की फ्री बीज की दूर हो, हमको जो चाहिए, अगर हमारे विधायक हो या एमपीज हो, लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि हमारा हक है ये, ना हमारे मैं हक को इसमें छीन। आपसे रमेश से सहमत होता हूँ कि इसमें इलेक्शन कमीशन को एक रूल बनाना चाहिए कि जो फ्री बीज पॉलिटिकल पार्टी कमिट करती है, उसका पेमेंट वो पॉलिटिकल पार्टी खुद जनरेट करके दे, चाहे वो डोनेशन के फॉर्म में जनरेट करे या अपने घर से दे, या अपनी जो सैलरी होती है, ऐसा सीएम वो जो सैलरी लेते हैं या जो, उसमें से दे। तो उस तरीके से कुछ रूल बनना चाहिए। मैं आई एग्री टू दिस पॉइंट। नो प्रॉब्लम, आप इस तरह के अच्छे सुझाव हम लेके जाते हैं लोगों के, क्योंकि फ्री बीज हो, हर एक नागरिक का हक बनता है रिसोर्स के ऊपर। पृथ्वी से लेके आकाश तक हर एक नागरिक का हक है
और उसी में आप रोड से लेके हवाई जहाज तक, सैटेलाइट तक हर एक नागरिक का हक है। और ऐसे हकदार हम खुद संविधान है भारत में, हम पूरे हर एक रिसोर्स का हकदार है और साथ में हम संविधान है। और ऐसे संविधान जब लोकतंत्र में हमको शासन बनाने वालों को चुनते हैं, अगर इस चुनाव में हम बिकना नहीं चाहिए और साथ में लालच में भी नहीं आना चाहिए। आपको जो चाहिए, जो भी दे सकता है, उसी को आप मन लगा के वोट दीजिए और सभी लोग बाहर आके वोट दीजिए। और आपके हर बूथ में कितने लोग हैं आपको पता है, दो दो 500 है, 1000 लोग है, आप सबको आप पहचान कर सकते हैं। बाहर से कोई आके नकली वोट डालेगा, उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की भलाई के लिए नहीं होगा। और जो भी हो वहां पर वोट जो डालने आता है, अगर वो सही वोट नहीं है, वो नागरिक वहां पर वो बूथ का नहीं है, तो आप खुद उसे पकड़ा दीजिए, ताकि आप लोकतंत्र को बचाने वाले होंगे। और आपके ही नहीं, वर्तमान में कल के दिन अपने बच्चों के लिए भी एक अच्छी सी भविष्य देने वाले नागरिक आप संविधान खुद ही है। और बन जाइए। इस तरह हम यही चाहते हैं कि गुजरात में सही तरीके से चुनाव हो, लोकतंत्र को बना रखे, ताकि हम हमारी लोकतंत्र की विजय उत्सव की मन, जिस तरह हम हमारे त्योहार मनाते हैं, इसी तरह हम लोकतंत्र को मनाते ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, टेक केयर। थैंक यू। Again, wishing all the political parties, independents, whoever is contesting, wish you the best of luck. I hope everyone gets into the free and fair election mode as the constitution has guaranteed, without any enticements, without any votes which are illegal. So let us celebrate democracy in its true form. Definitely, we will keep coming to you with better shows. Language is never a barrier on these channels. Anyone can come and speak. You can speak in your own language. What matters is the expression. We are here to make you to speak. You speak, discuss, debate, differ, decide. That is democracy. Thank you very much. Do support DRTSPR channels, Citizen DRTSPR channel, Environment People, DRTSPR channels in larger public interest. Definitely, I'll be seeing you after my Diksha in the original format from Okay. what I am today, enjoying Okay. all my Diksha. Before I say, I would always say, Swami Sharanamayappa. शरणमय्यप्पा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।